हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। और फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल एनबी कॉमर्स हब में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रिवीजन के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। अब ये जो रिवीजन है आपका, वो आपके अलग अलग एग्जाम्स में हेल्प करेगा, नॉट जस्ट फॉर असिस्टेंट अकाउंटेंट, बट ये आपके अलग अलग जितने भी कॉमर्स से रिलेटेड एग्जाम होते हैं वहाँ पे आपके लिए हेल्पफुल होगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी यूके SSC असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्ज़ाम 7 सितंबर को होना है। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये यहाँ पे एक रैपिड रिवीजन आपके लिए लाया गया है। तो वीडियो को अंत तक देखना और इसमें सभी चीज़ों को डिस्कस किया गया है, जो भी आपके लिए रेलेवेंट चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और कहाँ कहाँ पे चीज़ें फंस सकती हैं, कहाँ कहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, उनको भी क्लियर किया गया है। तो वीडियो पसंद आती है लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसके अंदर मीनिंग, स्कोप और ऑब्जेक्टिव। आप सभी को यहाँ पे डिटेल में जो हमने क्रैश कोर्स प्रोवाइड करा था उसके अंदर डिटेल में यहाँ पे बताया गया था। तो यहाँ पे सिर्फ उन्हीं चीज़ों को टिक मार्क किया गया है जिन चीज़ों पे आपको थोड़ा बहुत फोकस करना है कि ये चीज़ें आपके दिमाग से निकल ना जाएं। जैसे मीनिंग है इसके अंदर, मीनिंग में बेसिकली आपका होता है एक सिस्टम होता है। जब भी हम लोग अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं तो उसके अंदर एक कहीं ना कहीं साइकिल बना होता है। हर एक स्टेप में कुछ ना कुछ हम लोग यहाँ पे एक्टिविटीज़ है उसको परफॉर्म करते हैं। जैसे इसके अंदर कभी कभी एग्जाम के अंदर इसी जो प्रोसेस है उससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सबसे पहले हम लोग किसी भी ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद उसको रिकॉर्ड करेंगे, जर्नलाइज करते हैं, उसके बाद लेजर पोस्टिंग करते हैं, फिर समराइज करते हैं जिसको हम ट्रायल बैलेंस के रूप में यहाँ पे बनाते हैं, और उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम बेसिकली इसको कन्वर्ट करते हैं जिसके अंदर अलग अलग आपके पास में ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट यहाँ पे बनती है। फिर इसको इंटरप्रेट किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है और लास्ट में जो इन्फॉर्मेशन है उसको कम्युनिकेट किया जाता है। अगर हम स्कोप की बात करें यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, तो देखिए इसके अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो आती है, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्स रिपोर्टिंग का भी कुछ ना कुछ पार्ट एसोसिएटेड यहाँ पे होता है। ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट प्रिपेयर करना, फाइनेंशियल पोजीशन को यहाँ पे देखना कंपनी की, और साथ ही इसके अंदर कंप्लाइंस को फॉलो करना या कंट्रोल, डिजाइन, सपोर्ट, ये सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस करी जाती हैं जब भी हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं इसके नेक्स्ट की, यहाँ पे प्रिंसिपल, कन्वेंशंस, पोस्टुलेट्स, ये सारी चीज़ें अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पहले भी आपने इसको पढ़ा होगा। और इसके अंदर अगर हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल्स की, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट का प्रिंसिपल आपने यहाँ पे देखा होगा। और इसके अलावा गोइंग कंसर्न है, मनी मेजरमेंट है, पीरियोडिसिटी है, ड्यूअल एस्पेक्ट है, और इसी तरीके से इसके अंदर कुछ ना कुछ कन्वेंशंस और पोस्टुलेट्स हैं, जैसे हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड है, मैचिंग प्रिंसिपल है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन है, एक्रूवल है, प्रूडेंस है, और प्रूडेंस को हम लोग कंजर्वेटिव भी कहते हैं, और इसके अलावा मैटेरिटी है, कंसिस्टेंसी है, फुल डिस्क्लोजर है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। इन सभी के बारे में एक एक जो की कंसेप्ट है वो आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा इसके अंदर क्वेश्चन कहाँ पे फंसता है, इसके अंदर एग्जाम के अंदर जो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है वो यहाँ पे होता है। जैसे कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है स्टॉक वैल्यूएशन के बारे में, स्टॉक वैल्यूएशन किस पे किया जाएगा। तो अगर आप लोग इसके अंदर इन पोस्टुलेशन या फिर प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज हो जाएंगे। लेकिन इसके अंदर जो आंसर बनता है आपका, कॉस्ट और जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू होगी उसमें से जो लोअर होता है उसके हिसाब से हम स्टॉक की वैल्यूएशन करते हैं, और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में आपको डिफाइन किया गया है। तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। बाकी इन प्रिंसिपल्स के बारे में आप सभी को नॉलेज होगी, एंटिटी क्या होता है, गोइंग कंसर्न क्या होता है, इससे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर जरूर पूछा जाता है, ये आप समझ के चलिए। उसके बाद बात आती है नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि अकाउंटिंग इक्वेशन है। अकाउंटिंग इक्वेशन आप सभी को पता है, जिसके अंदर हम लोग डबल एंटिटी की जो साइड है उसकी बात यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे बात आती है एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल की, यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं। और इसके अंदर हम लोग जैसे एग्जांपल के थ्रू भी इसको देखें तो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे, जैसे फर्स्ट एंट्री इसके अंदर है, यहाँ पे आपके इंट्रोड्यूस किया गया है कैश को 1 लाख से। तो इसके अंदर जो इफेक्ट देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, एसेट आपकी बढ़ जाएगी 1 लाख रुपए से, और आपका जो कैश है वो भी आपका 1 लाख से बढ़ जाएगा, और कैपिटल आपकी इंक्रीज करेगी, कैपिटल भी आपका 1 लाख से यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम के अंदर डायरेक्टली आपको कंसेप्ट तो पता है, लेकिन एग्जाम के अंदर आपसे इफेक्ट पूछता है, मतलब एक ट्रांजेक्शन आपने करी तो उसका इफेक्ट आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे किस तरीके से पड़ रहा है, ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और दूसरा अगर एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, ये आपके उधारे पे जो गुड्स हैं वो लिए गए हैं 40,000 के। तो देखिए इन्वेंट्री आपकी 40,000 से बढ़ जाएगी, और साथ में लाइबिलिटी भी आपकी 40,000 से बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने जो गुड्स लिए हैं वो उधार में लिए हुए हैं। तो सीधी सी बात है, इसके अंदर आपको लाइबिलिटी इंक्रीज आपके लिए हो जाएगी। थर्ड यहाँ पे आप देखेंगे, थर्ड एग्जांपल के अंदर यहाँ पे दिया गया है गुड्स सोल्ड
कॉस्ट उसकी 25,000 थी और कैश में आपने 36,000 की उसको सोल्ड कर दिया है, तो सीधी सी बात है इसके अंदर आपको प्रॉफिट होगा और कैश आपका 36,000 से बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है। इन्वेंट्री आपकी 25,000 से बढ़ेगी, माइनस हो जाएगी 25,000 से, और साथ में कैपिटल में आपका प्रॉफिट आएगा। बेसिकली कैपिटल हम प्रॉफिट कौन सा कह रहे हैं, क्योंकि 25,000 का था, 36 का आपने बेचा, तो 11,000 रुपये जो आया आपका वो कैपिटल में प्लस हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल में ही हमारे प्रॉफिट और लॉस को प्लस या माइनस किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात यहाँ पे आती है। यहाँ पे देखेंगे आप पेड कर दिया क्रेडिटर्स को आपने 10,000 का, तो सीधी सी बात है कैश आपके पास से चला गया, तो 10,000 आपके पास कैश कम हो गया है। लाइबिलिटी भी आपकी डिक्रीज हो जाएगी 10,000 रुपीज़ से। और इसमें अगर आप हर एक स्टेप में देखेंगे तो आपकी जो इक्वेशन है वो यहाँ पे फिट बैठनी चाहिए, एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल वाली। तो ये आपका यहाँ पे होता है, ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उसकी यहाँ पे हमने बात करी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बात आती है जिसको हम लोग गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। इसके अंदर हम डबल एंट्री के अंदर इसको फॉलो किया जाता है। और ये क्या चीज़ है यहाँ पे, वैसे तो आप सभी को पता है, फिर भी हम लोग समझ लेते हैं। 3 अकाउंट इसके अंदर होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट के अंदर हम लोग क्या बात करते हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब यहाँ पे देखेंगे ये गोल्डन रूल आपको ध्यान रखने हैं, कभी कभी एग्जाम में इनको भी पूछ लेता है कि आपके कौन से अकाउंट के अंदर कौन सा रूल अप्लाई होता है। और आपके समझने के लिए मैंने एग्जाम्पल भी डाले हुए हैं, सो दैट एग्जाम के अंदर अगर उस तरह की चीज़ें आए तो आप समझ पाए भी कौन से अकाउंट में इसको डाला जाएगा। तो पर्सनल अकाउंट के अंदर आप तो देखेंगे तो यहाँ पे रूल होता है आपके डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब सीधी सी बात है, अगर एक के पास से जा रहा है दूसरे के पास आ रहा है तो सीधी सी बात है पर्सनल अकाउंट की बात यहाँ पे होगी। अब यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें मेंशन की जाएंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए समझना। एग्जाम के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि कौन सा अकाउंट किस टाइप ऑफ अकाउंट के अंदर आएगा। पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो पर्सनल अकाउंट के अंदर देखेंगे जैसे राम अकाउंट हो गया, डेटर हो गया, डेटर आपके आएंगे पर्सनल में। श्याम अकाउंट है, क्रेडिटर हो गया, ये भी आपका पर्सनल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट है, ड्राइंग अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, ये आपके सभी जितने भी अकाउंट है पर्सनल अकाउंट है। बैंक अकाउंट का क्वेश्चन आई थिंक प्रीवियस एग्जाम के अंदर ही पूछा गया था, इसको ध्यान रखना है, ये पर्सनल अकाउंट का यहाँ पे पार्ट होगा। उसके बाद बात आती है रियल अकाउंट की। रियल अकाउंट के अंदर जितने भी आपके एसेट की बात होती है वो यहाँ पे होती है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज डाउन, मतलब जो भी आपके पास आ रहा है, जो भी एसेट आपके पास आ रही है कहीं ना कहीं वो आपकी डेबिट हो जाएगी, और जितनी भी एसेट आपके पास से जा रही है वो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगी। इसमें कैश अकाउंट, क्योंकि कैश आपका करंट एसेट है। फर्नीचर, बिल्डिंग अकाउंट, या इसके अलावा परचेजेस हैं, गुड्स और इन्वेंट्री, क्योंकि ये गुड्स और आपकी जो इन्वेंट्रीज हैं वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे एसेट के फॉर्म में है। तो ये आपका यहाँ पे जितनी भी एसेट्स हैं आपकी रियल अकाउंट से रिलेटेड होती हैं। और थर्ड अगर हम इसके अंदर बात करते हैं तो वो आपका आता है नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर हम लोग एक्सपेंसेस और लॉसेस की और इनकम और क्रेडिट की बात यहाँ पे, गेंस की बात यहाँ पे करते हैं। सीधी सी बात है, इसके अंदर डेबिट करेंगे जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं और क्रेडिट करेंगे जितने भी आपके लॉसेस हैं। ठीक है बात, तो जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं उनको हम डेबिट कर रहे हैं और क्रेडिट कर रहे हैं जितने भी इनकम और गेंस हैं। ठीक, अब इसके अंदर सैलरी अकाउंट है, रेंट अकाउंट है, वेजेस अकाउंट है, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट है, इंटरेस्ट इनकम अकाउंट है, और डिस्काउंट अलाउड है, रिसीव्ड है, ये सारी चीज़ें आएंगी। अब डिस्काउंट वाला क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, दोनों चीज़ें इसी के अंदर आएंगी, आपको डिस्काउंट मिल रहा है या डिस्काउंट आपने अलाउ किया है, दोनों चीज़ें आ जाएंगी। तो ये नॉमिनल अकाउंट का पार्ट होता है। जहाँ पे भी एक्सपेंसेस और इनकम की बात आएगी तो नॉमिनल अकाउंट आ जाएगा, एसेट की बात आएगी तो रियल अकाउंट आ जाएगा, किसी पर्सन की रिलेटेड बात यहाँ पे आएगी जो कि गिवर और टेकर होगा तो वो आपका रियल अकाउंट के पर्सनल अकाउंट के अंदर आ जाएगा। ठीक है बात। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये है, जिसमें एग्जाम के अंदर क्वेश्चन फंसता है, वो ये है कि आपका जो ड्राइंग अकाउंट होता है वो आपका पर्सनल अकाउंट होता है, बट एग्जाम के अंदर कहीं ना कहीं आप नॉमिनल अकाउंट भी करके आ जाएंगे, क्योंकि आप सोचते हैं कि ड्राइंग है तो वो आपका एक्सपेंस नहीं है, क्योंकि हम लोग इसके अंदर कैपिटल, जैसे ही हमारा ड्राइंग होगा कैपिटल आपकी रिड्यूस होगी, लेकिन ये एक्सपेंसेस के फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। ठीक है बात, तो ये इसको आपने ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग आते हैं, वो है अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस हमने पहले भी समझा हुआ है, तो यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले आपकी जर्नल एंट्री होती है, फिर लेजर पोस्टिंग होती है, फिर ट्रायल बैलेंस यहाँ पे जनरली बनता है। तो इससे भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो साइकिल है आपको ध्यान में रहना है। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे आप देख पाएंगे स्टार्टेड बिजनेस ₹80,000, तो यहाँ पे आपके कैश डेबिट हो जाएगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि कैश आपके पास आ रहा है तो कैश को आपको डेबिट करना है। और दूसरी चीज़ अगर हम लोग देखें इसके अंदर एसेट के फॉर्म में देखें तो एसेट जब भी बढ़ती है वो डेबिट होती है, और एसेट जब भी कम होती है वो क्रेडिट हो जाती है। तो यहाँ पे एसेट आपकी बढ़ रही है, कैश आपके पास में आ रहा है, दैट्स वाई कैश विल बी डेबिट, और कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट फॉर्म में चला जाएगा।
फिर नेक्स्ट है यहाँ पे परचेज करते हैं हम लोग कैश में 30,000 का, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट। ठीक है, अगर यहाँ पे क्रेडिट की बात होती है तो आपका कैश अकाउंट की जगह पे पार्टी का नाम आ जाता है। थर्ड यहाँ पे आ जाएगा सोल्ड गुड्स क्रेडिट टू राम, आपने गुड्स सेल करे हैं वो भी क्रेडिट पे माने कि उधारी पे 45,000 के, तो राम अकाउंट डेबिट किया जाएगा। अगर इसकी जगह पे कैश में होता तो राम अकाउंट की जगह पे कैश अकाउंट डेबिट हो जाता। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे अगर आपके कैश में डील नहीं कर रहे हैं तो पार्टी का नाम आप लिख देंगे, राम अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आप देख पाएंगे रिसीव्ड फ्रॉम राम 44,100 लेस डिस्काउंट 900। यहाँ पे डिस्काउंट कहीं ना कहीं आपने यहाँ पे अलाउ किया है, 1,1000 का आपका कैश रिसीव हुआ है और साथ में 900 रुपये का आपने डिस्काउंट अलाउ किया है। तो इसकी जो एंट्री बनती है वो बनती है कैश अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि कैश आपके पास में आ रहा है और आपका डिस्काउंट अलाउड डेबिट भी होगा 900 रुपये का और क्रेडिट हो जाएगा 45,000 का। अब यहाँ पे सिंपल सा फंडा है ना, इसको आपको याद, इसको रटना नहीं है, इसको आपको याद करके मतलब एक समझ के चलना है कि जब हम डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं तो जो भी हमारा डेबिट होता है और हमारा क्रेडिट होता है वो क्या होने चाहिए, दोनों मैच करने चाहिए। ये बात तो आप सभी को पता है। अब यहाँ पे जब हम लोग बात कर रहे हैं कैश अकाउंट डेबिट की, जो हमने कैश अकाउंट को हमने क्या किया है, डेबिट किया है, तो वहाँ पे हम कितना लिख रहे हैं, 44,100 ही लिखेंगे, क्योंकि कैश आपके पास में 44,100 आया है। अब हम क्रेडिट में लिखेंगे तो क्रेडिट में किसका नाम लिखेंगे, राम से हमें रिसीव हुआ है, तो सीधी सी बात है हम लोग यहाँ पे राम का नाम लिखेंगे, राम अकाउंट क्रेडिट। अब यहाँ पे हम लोग 44,100 लिख सकते हैं क्या, नहीं, क्यों, कितना लिखेंगे, पूरा अमाउंट को लिखेंगे 45,000 की, क्योंकि जो डील कितने की हुई थी, 45,000 की हुई थी। बट यहाँ पे बाकी का अमाउंट कहाँ चला गया, तो जो 900 रुपये है उसको हमको कहाँ पे लिखना पड़ेगा, सीधी सी बात है, राम वाले में क्रेडिट वाले में तो 45 पूरा का पूरा आएगा, तो बचा कहाँ, डेबिट में बचा, तो सीधी सी बात है अलाउड वाला जो आएगा आपका वो डेबिट हो जाएगा। तो डिस्काउंट अलाउड जितना भी आपका है 900 रुपये वो यहाँ पे डेबिट फॉर्म में आ जाएगा, तो दोनों आपकी फिगर मैच कर जाएंगे, डेबिट और क्रेडिट वाली। इसी तरीके से इसका वैसे वर्षा अगर आप देखेंगे, डिस्काउंट आपको मिल रहा है तो सीधी सी बात है वो आपका क्रेडिट में चला जाएगा। ठीक है, बात सिंपल। ओके, उसके बाद आता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। मैंने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कोर्स के अंदर आप सभी को बहुत डिटेल में कराया है, हर तरह का एरर को वहाँ पे कैसे हमने यहाँ पे करना है उसको मैंने आपको विद ट्रिक यहाँ पे बता रखा है। तो आई होप आप सभी ने उसको अच्छे से देखा होगा। कुछ यहाँ पे मैंने डाला हुआ है एग्जाम्पल आपके लिए, जैसे रेक्टिफिकेशन कुछ तो आपका सस्पेंस अकाउंट में डाला जाता है, कुछ आपका वैसे ही रेक्टिफाई किया जा सकता है जिसमें आपको सस्पेंस अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कॉमन केसेस की बात करें जो एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं तो वो यहाँ पे देखेंगे आप। फर्स्ट वाला एग्जांपल देखते हैं, प्रिंसिपल आपका है वेजेस आपका यहाँ पे 5,000 पोस्टेड टू मशीनरी अकाउंट यहाँ पे हो गया। अगर हम इसके अंदर देखेंगे तो ये जो 5,000 है वो आपने मशीनरी अकाउंट में पोस्ट कर दिया है, तो यहाँ पे गलती हो गई है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सही जो एंट्री आपकी यहाँ पे बनेगी वो बनेगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आता है शॉर्ट डेबिट होता है। अगर हम लोग बात करते हैं कम, हमने यहाँ पे अमाउंट डाल दिया, जैसे परचेज पोस्टेड 3,200 इंस्टेड ऑफ द 3,500, तो शॉर्ट आपने यहाँ पे क्या कर दिया, पोस्टिंग आपने शॉर्ट कर दी है। तो कितना आपने यहाँ पे पोस्टिंग करनी थी, आपने करनी थी 3,500, लेकिन कितनी हो गई, 3,200 रुपये हो गई। तो 300 रुपये अमाउंट यहाँ पे शॉर्ट हो गया है। तो 300 रुपये का जो अमाउंट शॉर्ट हुआ है उसको हम सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे, क्योंकि इसके अंदर जब हम एंट्री करेंगे करेक्ट और इनकरेक्ट एंट्री की बात यहाँ पे हम लोग करते हैं तो उसके अंदर मैच नहीं होता। जो एंट्री काटने वाली बात मैंने आपको बोली थी तो वो मैच नहीं करेगा, इसलिए 300 रुपये जो हैं वो सस्पेंस अकाउंट में डाल दी जाएंगे और उसको बाद में रेक्टिफाई कर दिया जाएगा जब तक आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होते हैं। तो ये आपके प्रिपरेशन जो भी होती है, आपकी फाइनल ईयर की जो बुक आपकी तैयार होती है उससे पहले सस्पेंस अकाउंट को क्लियर कर दिया जाता है। अब यहाँ पे ओमिशन की बात आती है, कभी कभी एंट्री छूट जाती है, तो ये आपका पार्शियल ओमिशन और कंप्लीट ओमिशन, इसकी भी बात हमने करी थी। तो यहाँ पे देखेंगे क्रेडिट सेल्स टू रवि 8,000 नॉट पोस्टेड, तो सीधी सी बात है इसके अंदर हम लोग एंट्री रिकॉर्ड कर देंगे, वही हमारा रेक्टिफिकेशन हो जाएगा, रवि अकाउंट डेबिट हो जाएगा 8,000 से टू सेल्स अकाउंट 8,000। ठीक है, रॉन्ग टोटल हो रहा है, जैसे आपका सेल्स बुक ओवरकास्ट करती है यहाँ पे आपके 1,500 रुपये से, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर उसकी रिवर्स एंट्री यहाँ पे हम लोग कर देते हैं, सेल्स आपका डेबिट हो जाएगा और इसको सस्पेंस में डाल दिया जाएगा 1,500 रुपये। और आपका अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे जब ट्रायल बैलेंस मैच ना करें तो हम टेम्परेली उसको कहीं ना कहीं मैच कराने के लिए जो अमाउंट है उसको सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं और उसके बाद हम उसको क्लियर करते हैं बाद में कि कहाँ पे हमने एरर कर दी है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई।
फिर इंपॉर्टेंट चीज़ आती है BRS। इसका एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलेगा। अब इसके अंदर दो केसेस होते हैं कि आपका या तो कैशबुक से स्टार्ट करेगा क्वेश्चन को, या तो आपका पासबुक से स्टार्ट करेगा क्वेश्चन को। तो आपको ध्यान में रखना है, ये ट्रिक मैंने आपको कोर्स के अंदर भी बताई थी, यहाँ पे भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जब भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने कैशबुक से, तो आपको ध्यान रखना है पासबुक के बैलेंस को, कि पासबुक में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। कैशबुक को भूल जाना फिलहाल के लिए, आपको पासबुक में क्या एक्टिविटी हो रही होगी उसके अकॉर्डिंग आपको बैलेंस मैच करना है। अगर आपके बैंक पासबुक के हिसाब से शुरू हो रहा है तो आपको देखना है कि बैंक पासबुक तो ठीक है, लेकिन कैशबुक में क्या क्या एक्टिविटी इससे हो रही होगी उसको आपको ध्यान में रख के एंट्री को पास करना है। तो देखते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने आपके लिए डाले हुए हैं। अब यहाँ पे देखेंगे आपको बोला गया है एग्जाम्पल, ये स्टार्ट फ्रॉम कैशबुक। ठीक है, कैशबुक के डेबिट बैलेंस से आपको स्टार्ट करना है, यहाँ पे बोला गया है। और कैशबुक का डेबिट बैलेंस दिया गया है 50,000 रुपीज़ का। क्लियर होगी बात। अब यहाँ पे ट्रांजेक्शन दी गई है, उसको आपको सेटअप करना है। सबसे पहला ट्रांजेक्शन है चेक इश्यू कर दिया बट नॉट प्रेजेंटेड, बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ 10,000 का। दूसरा यहाँ पे है चेक डिपॉजिटेड नॉट क्लियर, अब चेक बैंक में डिपॉजिट हो गया है पर वो अभी क्लियर नहीं हुआ है। तीसरा यहाँ पे है बैंक चार्ज कर दिया है 500 रुपये का, बैंक चार्जेस यहाँ पे रिकॉर्ड अपना तो चार्जेस काट लिए हैं पर रिकॉर्ड नहीं हुआ। अब यहाँ पे इनका क्या केस होगा, देखिए 50,000 का आपका होगा। आप स्टार्ट करेंगे कैशबुक के अमाउंट से। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक जैसे ही इश्यू किया है, ठीक है, चेक जैसे ही आपने इश्यू किया, आपने अपने कैशबुक से उसको क्या कर दिया होगा, कैशबुक से आपने उसको माइनस कर दिया होगा। लेकिन मैंने आपसे बात क्या कही है, मैंने कहा है कि जब भी आप कैशबुक से स्टार्ट करेंगे तो बैंक पासबुक को ध्यान में रखते हुए करेंगे। तो बैंक पासबुक में आप देखेंगे तो उसका अमाउंट कम दिखाएगा, ठीक है, सॉरी ज़्यादा दिखाएगा एज़ कम्पेयर टू कैशबुक, क्योंकि कैशबुक के अंदर आपने उस अमाउंट के चेक को माइनस कर दिया है, बट बैंक में अभी तक नहीं पहुंचा तो बैंक में अमाउंट ज़्यादा दिखाएगा। इसीलिए आप लोग बैंक के हिसाब से उसमें ऐड ऑन कर देंगे 10,000 को अपने कैशबुक के अंदर, सीधी सी बात है। और कैश चेक डिपॉजिटेड, जैसे ही चेक डिपॉजिट हुआ होगा आपने अपने चेकबुक के अंदर यानी सॉरी कैशबुक के अंदर अमाउंट को प्लस कर दिया होगा। किसी पार्टी ने आपको फ़ोन किया कि मैंने बैंक में चेक दे दिया है, ठीक है, तो उसी समय आपके अकाउंटेंट ने एंट्री करी कि इतने अमाउंट का आपका 15,000 के अमाउंट का आपका चेक यहाँ पे डिपॉजिट हो गया है, तो आपने उसको प्लस कर लिया है, पर बैंक से वो अभी क्लियर नहीं हुआ। तो सीधी सी बात है, बैंक के अंदर अभी अमाउंट आपका कम दिखाएगा, तो आप भी उसको कम कर लेंगे 15,000 से। अब बैंक चार्जेस की बात आती है तो बैंक ने चार्ज काट लिया, लेकिन आपको पता ही नहीं है क्योंकि आप बैंक नहीं गए, हो सकता है किसी भी कारण से, तो बैंक ने आपको बताया नहीं, बैंक ने अपने चार्जेस काट लिए। तो सीधी सी बात है 500 रुपये आप भी लेस यहाँ पे करेंगे। तो नेट अमाउंट जो आपका बनेगा पासबुक का बैलेंस वो बनेगा 50,000 में से ऐड कर देंगे 10,000 को और माइनस कर देंगे 15,000 को और 500 को, तो 44,500 का अमाउंट बनेगा। तो ये इस तरीके से BRS आपका बनता है। अब इसका उल्टा भी आ सकता है एग्जाम के अंदर आपके पास में, बात वही है सेम। तो यहाँ पे पासबुक के बैलेंस दिया होगा आपको और बोला होगा कि आपके अलग अलग एंट्रीज आपको दे दी जाएंगी, जैसे चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। अब यहाँ पे चेक इश्यू हो गया, ठीक, आपको ध्यान अब क्या रखना है, आपको यहाँ पे कैशबुक को ध्यान रखना है क्योंकि आप यहाँ पे पासबुक से स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इश्यू तो कर दिया है बट प्रेजेंट नहीं हुआ है। तो सीधी सी बात है, इशू कर दिया जैसे ही तो हम लोग क्या करते हैं, अपने कैशबुक में से उसको माइनस कर देते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हुआ है तो सीधी सी बात है, हम लोग कैशबुक के हिसाब से उसको लेस मान के चलेंगे, क्योंकि कैशबुक में तो आपने माइनस कर दिया ना। हम लोग फोकस क्या है हमारा यहाँ पे, कैशबुक फोकस है, बैंक के थ्रू चल रहे हैं लेकिन कैशबुक फोकस है। कैशबुक में तो माइनस कर दिया है, बैंक में नहीं पहुँचा तो वो बैंक से भी माइनस किया जाएगा, लेस कर दिया जाएगा। दूसरा, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाई बैंक, इंटरेस्ट तो बैंक ने क्रेडिट कर दिया, प्लस तो कर दिया, लेकिन बैंक आपके कैशबुक में तो उसकी एंट्री हुई ही नहीं है, तो 600 रुपये कहीं ना कहीं हम लोग अपने कैशबुक में भी उसको ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। जैसे ही चेक डिपॉजिट हुआ आपने क्या किया होगा, अपने कैशबुक के अंदर उसको ऐड ऑन कर लिया होगा। तो जैसे ही ऐड ऑन किया लेकिन अभी पासबुक में तो बैलेंस शो नहीं हो रहा, तो आप क्या करेंगे, पासबुक के अंदर भी 3,500 रुपये को ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारा फोकस क्या है, कैशबुक है। तो 3,500 आपके उसमें ऐड हो जाएगा। तो कैशबुक का आपका बैलेंस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 25,000 में से क्या करेंगे, 4,000 आपने माइनस कर दिया क्योंकि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड वाला केस है। फिर आपका 600 रुपये आपका ये वाला हो जाएगा बैंक का इंटरेस्ट वाला, और 3,500 प्लस हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर हम लोग बात कर रहे हैं अपने चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड वाली। तो आपका नेट इफेक्टिव बैलेंस जो आ जाएगा 25,100 रुपया एज पर पासबुक कैशबुक आपका निकल के आ जाएगा।
अब इसके अंदर जो रूल ऑफ थंब नॉर्मली चलता है वो ये चलता है कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, कैश बुक से स्टार्ट करना है। अगर एग्ज़ाम के अंदर कहीं पर भी आपको दिया ना हो, सीधे आपको क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया, आपको कहीं पर ये नहीं बताया गया है कि आपको स्टार्ट किससे करना है, तो आप स्टार्ट करेंगे कैश बुक के अमाउंट से। क्लियर? ओके, तो ये बात थी हमारे यहाँ पे BRS की। अब डेप्रिसिएशन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। डेप्रिसिएशन के अंदर दो मेथड हमने जनरली यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग। एक तो SLM मेथड होती है, स्ट्रेट लाइन मेथड जिसको हम कहते हैं। एक WDB मेथड होती है जिसको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कहते हैं। SLM सिंपल सी मेथड है, इसके अंदर हम लोग कॉस्ट दी होती है, स्क्रैप वैल्यू दी होती है और आपकी लाइफ दी होती है आपके एसेट की। तो डेप्रिसिएशन निकालने के लिए सिंपल सी बात है, कॉस्ट में से हम लोग क्या माइनस करते हैं, अपनी स्क्रैप वैल्यू को माइनस करते थे, जितना भी आपने बेचा स्क्रैप में कबाड़ में जितना बेच दिया, और इसकी पीरियड से हम लोग उसको यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो अमाउंट आपके पास आ जाती है। सिंपल से कैलकुलेशन एग्जाम के अंदर भी इसी तरीके से पूछा जा सकता है। WDB मेथड के अंदर आपके सिंपल सी बात है, इसके अंदर हर साल आपका जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू है वो आपकी कॉस्ट में से माइनस होगी और उसके बाद आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। लाइकवाइज कॉस्ट आपकी 1 लाख की है, रेट 10% का है। 1 ईयर का डेप्रिसिएशन आपका बनता है 10,000 का, क्योंकि 1 लाख का 10% आपने निकाला है। अब दूसरे ईयर का जो डेप्रिसिएशन बनेगा, आप 1 लाख में से पहले 10,000 को माइनस करेंगे, आपके पास में बचा 90,000। अब 90,000 का 10% निकालेंगे जो कि आपका 9,000 बनता है, तो आपका नेट वैल्यू आ जाएगी 81,000 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। ठीक है, तो ये इस तरीके से निकाला जाता है। अब थर्ड में अगर हम लोग करेंगे तो इसके अंदर हमारी जो ये आपकी 9,000 वाली वैल्यू प्लस 10,000 यानी कि 19,000 टोटल आपकी 1 लाख में से माइनस की जाएगी और उसके बाद जो आपकी वैल्यू है वो यहाँ पे निकल जाएगी। ठीक, तो ये आपका WDB था। अब इसके अंदर आता है पार्ट ईयर का। पार्ट ईयर का मतलब सीधी सी बात इसके अंदर है, अगर हम लोग इसके अंदर बात कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर की या प्रीवियस ईयर की, तो वो पार्ट ईयर में यहाँ पे आता है। अब इसके अंदर मशीन है आपकी 60,000 ऑन 1 अक्टूबर, लाइफ आपको दी है 10 ईयर्स की, नो स्क्रैप इसके अंदर बोला गया है। एनुअल डेप्रिसिएशन आपका 6,000 हो जाएगा फॉर 6 मंथ। तो सीधी सी बात है, आपका 1 मंथ आपका अक्टूबर से मार्च के लिए कहीं ना कहीं आधे यानी कि 3 महीने के लिए आपके पास में आपका 3,000 यहाँ पे बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कहाँ यहाँ फंसता है। क्वेश्चन ये तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप सभी को आ जाएगी। अब क्वेश्चन फंसता है यहाँ पे, जब भी बात होगी चेंज इन एस्टिमेट की, डेप्रिसिएशन के अंदर चेंज इन एस्टिमेट की बात होगी तो वो आपका प्रोस्पेक्टिव होगा। प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या है, अगर हम डेप्रिसिएशन में या वैल्यू में किसी तरह का चेंज की बात कर रहे हैं तो वो पास्ट की डेप्रिसिएट वैल्यू को यहाँ पे इफेक्ट नहीं करेगा, फ्यूचर की आने वाली डेप्रिसिएट वैल्यू को करेगा। मतलब डेप्रिसिएशन जितना प्रीवियस ईयर्स में लग गया उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आने वाले टाइम पीरियड में नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट 2 ईयर्स में हम क्या यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं वो यहाँ पे चेंज होगा। तो ये पर्सपेक्टिव होता है, इसको ध्यान में आपने यहाँ पे रखना है। चलिए नेक्स्ट आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो कि प्रोविजंस और रिजर्व्स की बात यहाँ पे होती है। अब यहाँ पे प्रोविजन और रिजर्व के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इसी को मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। इसी तरीके का लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास में आ सकता है, इससे शॉर्ट आएगा बट इससे लॉन्ग ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। सारी चीज़ें इसके अंदर आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे ध्यान से देखना, आपने डेटर दिए गए हैं आपको, टोटल ट्रायल बैलेंस के अकॉर्डिंग आपको 60,000 का बेड डेट रिटर्न ऑफ कर गया है ड्यूरिंग द ईयर 2000 का, और इसके अलावा फर्दर बेड डेट आपको दिए गए हैं 1000 के। प्रोविज़न बनाना है आपको नया वाला 5% का। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इसके अंदर आपको बोला जाता है, कुछ भी निकालने को बोला जा सकता है, या नेट अमाउंट आपको बोला जा सकता है, या इम्पैक्ट इसका क्या पड़ेगा P&L पे बोला जा सकता है, मतलब किसी भी तरह की चीज़ें बोली जा सकती हैं। सबसे पहले आपको कंसेप्ट को समझना है। कंसेप्ट इसके अंदर ये है कि हम सबसे पहले अपनी अमाउंट देखेंगे कि हमारे टोटल डेटर की अमाउंट क्या है। टोटल डेटर की अमाउंट आपकी 60,000 की यहाँ पर दी है, तो उसमें से हम सबसे पहले अपना जो फर्दर बेड डेट है उसको हम माइनस करते हैं, क्योंकि जो फर्दर बेड डेट आपकी ईयर एंड पे हुआ है ना, इस साल का जो आपका बेड डेट है वो सबसे पहले माइनस होगा। इस बात को अपने ध्यान में रखना है। तो 1000 का आपका इस ईयर में बेड डेट है तो वो आपका माइनस होके 59,000 बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है आपका, अब जितने आपके डेटर बचे हैं उस पर हम जितना परसेंट के हिसाब से प्रोविज़न क्रिएट करना है करंट ईयर के लिए उसको हम यहाँ पे करेंगे। तो न्यू प्रोविज़न आपका है 5%। एक सेकंड, न्यू प्रोविज़न आपका यहाँ पे 5%, आपको क्वेश्चन में दिया गया है न्यू प्रोविज़न 5% ऑन क्लोजिंग गुड डेटर, मतलब जितने भी आपके क्लोजिंग डेटर हैं गुड डेटर ही होंगे, सीधी सी बात है। तो उस पर आप 5% लगाएंगे क्योंकि हमने करंट ईयर के बेड डेट को माइनस कर दिया है। तो 59,000 का 5% आ जाएगा 2950। दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप इसके अंदर क्या है, अब हम इसके इम्पैक्ट को देखेंगे। P&L के अंदर क्या इम्पैक्ट यहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट के अंदर क्या इम्पैक्ट आएगा, इसको बहुत ध्यान से आपने देखना है।
अब देखिए पीएनएल के अंदर जब हम बात करते हैं तो बैड डेट आपके जितने भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो आते हैं पीएनएल के अंदर, आप सभी को पता है। तो कौन कौन से हमारे यहाँ पे एक्सपेंसेस हुए हैं इनडायरेक्ट। सबसे पहले बैड डेट आपका है 2000 रुपीज़ का। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो रिटर्न ऑफ किया गया है वो आपका 2000 आ जाएगा, प्लस इसके अंदर जो आपका 1000 है वो आपका अभी के करंट ईयर का बैड डेट है, तो टोटल 3000 तो ये अमाउंट हो गया। प्लस आपका न्यू प्रोविज़न, ये प्रोविज़न भी एक्सपेंस है एक तरीके से। अगर ये यहाँ पे प्रोविज़न क्रिएट ना किया जाता तो ये किसी और काम में लिया जाता, तो प्रॉफिट आपका इंक्रीज करता, नेट प्रॉफिट। तो 2950 प्लस 3000 तो ये हो गया। और इसके अलावा इसके अंदर ओल्ड प्रोविज़न भी तो है 3000 का, तो ये ओल्ड प्रोविज़न भी आपका 3000 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये टोटल मिला के आपके पास में जो अमाउंट बनती है वो आपके 2950 की बन जाएगी। इसको टोटल हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से पीएनएल को इफेक्ट करेगा। पीएनएल के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, एक तो आपके टोटल बैड डेट जितने हो गए, आपके पुराने कितने थे, नए कितने, टोटल हो गया। न्यू प्रोविज़न क्या था, ओल्ड प्रोविज़न क्या था, दोनों को ऐड ऑन कर देंगे, तो ये सारी चीज़ें आपके डेबिट हो जाएंगी कहाँ पे, पीएनएल के अंदर। अब बैलेंस शीट में क्या चेंज आएगा, बैलेंस शीट के अंदर सिंपली आपने क्या करना है, जितना भी आपके डेटर हैं, जितने भी आपके गुड डेटर आपको दिख रहे हैं उसमें से आपने प्रोविज़न्स जो बनाया है करंट ईयर का उसको माइनस करना है। तो प्रोविज़न जितना माइनस किया आपने उतना नेट आपके जो अमाउंट आई वो आपके गुड डेटर बन जाएगी। तो 56,050 रुपीज़ आपके यहाँ पे डेटर के रूप में दिखाएगा, और आप वहाँ पे दिखाएंगे जैसे आपका डेटर हो गया माइनस आप दिखाएंगे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, तो आपके यहाँ पे निकल के आएगा नेट डेटर आपके पास में बच जाते हैं। क्लियर होगी बात, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। फिर क्वेश्चन आता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर अलग अलग तरीके के सिनेरियो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर एक सिनेरियो यहाँ पे दिया गया है आपको, 1 जनवरी को ए ड्रॉस 3 मंथ बिल ऑन द बी फॉर 20,000, ये एक्सेप्ट किया गया है बिल को, और ए डिस्काउंट्स विद द बैंक एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, तो ये डिस्काउंट किया गया है 6% पर एनम के रेट के हिसाब से। तो डिस्काउंट आपका कितना निकल जाएगा, 20,000 का 6% निकालेंगे और 3 महीने का बोला है 3/12 हो जाएगा, तो ये आपका 300 यहाँ पे आ जाएगा। तो कैश फ्रॉम बैंक आपका कितना मिल जाएगा, ये 300 रुपये काटने के बाद में 19,700 रुपये आपके पास में आ जाएगा। तो ये आपका इस तरीके से बिल्स ऑफ एक्सचेंज निकलता है। और डिसऑनर अगर होता है ड्यू डेट पे, अगर आपका डिसऑनर होता है ड्यू डेट पे तो नोटिंग चार्जेस काटे जाएंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए 200 रुपया है, तो वो बैंक के द्वारा अगर पे किया गया है तो वो आपका यहाँ पे नोटिंग चार्ज के रूप में काटा जाएगा। ओके, उसके बाद एंट्री क्या की जाएगी, एंट्री आपकी अलग अलग बुक्स ऑफ ए एंड बुक्स ऑफ बी के अकाउंट में दोनों जगह होगी। तो अगर हम बात करें ड्रॉवर, ड्रॉवर क्या है, ए यहाँ पे ड्रॉवर है, और ड्रॉवर के केस में अगर हम लोग बात करते हैं तो डिस्काउंट पे क्या एंट्री यहाँ पे बनेगी, तो सीधी सिंपल सी एंट्री है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले समझी है। जैसे आपका फर्स्ट हो गया ऑन डिस्काउंट, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और आपका यहाँ पे डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट पे इशू हुए आपको। तो बिल्स रिसीवेबल आपका 20,000 यहाँ पे बन जाएगा। और डिसऑनर बैंक रिटर्न्स प्लस बैंक रिटर्न चार्जेस आपके यहाँ पे अगर अप्लाई होते हैं तो यहाँ पे क्या आपका होगा, देखिए डेटर अकाउंट डेबिट तो होगा टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। इसके अंदर जो भी आपके बैंक रिटर्न्स बिल्स प्लस चार्जेस हैं यहाँ पे डिसऑनर के बैंक के द्वारा पे किए गए हैं। ओके, अब यहाँ पे बात आती है बुक्स बी के बुक्स की। तो बी के बुक्स के अंदर एक्सेप्टेंस, यहाँ पे एक्सेप्टेंस के अंदर क्या एंट्री होगी, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा 20,000 से, और बिल्स अकाउंट आपका बिल्स पेबल अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा 20,000 से। ये सिंपल से एंट्री है आपकी एक्सेप्टेंस पे। और डिसऑनर विद चार्जेज, चार्जेज जब बी वॉन कर रहा है, पहले अभी तक तो बैंक वॉन कर रहा था, अब अगर बी वॉन कर रहा है तो उस पर क्या एंट्री होगी, बिल्स पेबल डेबिट हो जाएगा 20,000 से। और नोटिंग चार्जेस क्योंकि बी यहाँ पे वॉन कर रहा है तो 200 का हो गया, तो 2A यहाँ पे हो जाएगा 20,200 का, ठीक है। क्योंकि ऊपर हमने यहाँ पे देखा था वो डिस्काउंट का केस था, यहाँ पे नोटिंग चार्जेस वॉन कर रहा है बी, तो ये सिंपल से एंट्री यहाँ पे बनेगी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इफ़ ड्रॉवर BS चार्जेस पोस्ट चार्जेस टू डिस्काउंट या एक्सपेंसेस नॉट टू डेटर। अब यहाँ पे बात आएगी, जब भी ड्रॉवर बियर करता है चार्जेज जो कि नोटिंग चार्जेस वगैरह हैं, तो ये जो चीज़ें हैं वो कहाँ पोस्ट की जाएंगी, डिस्काउंट या फिर एक्सपेंसेस अकाउंट में पोस्ट की जाएंगी, ये डेटर अकाउंट में पोस्ट नहीं की जाएंगी। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे बात आती है फाइनल अकाउंट्स की। फाइनल अकाउंट में हम लोग
सोल ट्रेडर की सबसे पहले बात करते हैं। सोल ट्रेडर के अंदर सिंपल सी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। अगर हम लोग इसके अंदर देखें तो ट्रायल बैलेंस जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है उसी तरीके से दिया गया होता है। जैसे कैपिटल अकाउंट है, आपका ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस है, रिटर्न इनवर्ड है, रिटर्न आउटवर्ड है, और इसके अलावा यहाँ पे सेल्स भी दी गई है, वेजेस है आपकी, कैरीज इनवर्ड है, सैलरीज है, रेंट है, इंश्योरेंस है, और इसके अलावा डेटर्स हैं इसके अंदर, क्रेडिटर्स हैं, और इंश्योरेंस पॉलिसी है, बेड डेट्स हैं, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट है, प्लांट एंड मशीनरी है, कैश है, बैंक है। ये सारी चीज़ें आपके ये ट्रायल बैलेंस की फॉर्म में है। आप डेबिट क्रेडिट वाले आप यहाँ पे फॉर्म देख रहे होंगे। तो ये ट्रायल बैलेंस बनाया गया है। एडजस्टमेंट क्या क्या दी गई है इसके अंदर थोड़ा सा देख लेते हैं। एडजस्टमेंट के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक है 50,000 का, और आउटस्टैंडिंग सैलरीज है 2,000 की, और फ्यूचर बेड डेट आपके 1,000 के हैं। न्यू प्रोविज़न आपको बनाना है 5% ऑन एडजस्टेड डेटर्स। तो ये एडजस्टमेंट भी हमको यहाँ पे करनी है, और 2 एडजस्टमेंट और यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑन P&M 10% SLM मेथड से यहाँ पे लगानी है। और उसके अलावा यहाँ पे बात की जाती है प्रीपेड इंश्योरेंस की, 6 मंथ्स का है, अक्टूबर से मार्च के एक्सपेंसेस हैं, नेक्स्ट 6 मंथ्स का यहाँ पे प्रीपेड है, मतलब पहले 6 महीने का आपको यहाँ पे डेप्रिसिएशन को एक्सपेंसेस के फॉर्म में रिकॉर्ड करेंगे, और उसके बाद ये प्रीपेड है 6 महीने का अगला वाला। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बन जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप लोग क्या देखते हैं, हम लोग ओपनिंग स्टॉक को लेते हैं, परचेजेस को लेते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ओपनिंग स्टॉक आपको 39,000 का दिया गया है। ऊपर एक बार फिगर आप लोग मैच कर लेना, फिगर वही है ऊपर वाली क्वेश्चन की, बार बार ऊपर नीचे आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे सिंपल सी ओपनिंग स्टॉक आपका हो जाएगा 39,000 का, परचेजेस आपके हो जाएंगे 2 लाख के, और लेस परचेज रिटर्न। आपको परचेज रिटर्न अगर दिया गया है एग्जाम के अंदर तो आप परचेजेस में से, यानी कि आप ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर परचेजेस में से उसको माइनस कर देंगे। परचेज रिटर्न को 3,000 का रिटर्न यहाँ पे परचेज रिटर्न है तो वो आपका माइनस हो जाएगा। तो नेट परचेज आपके पास में आ गया, आपके पास 2 लाख का परचेज था, परचेज रिटर्न माइनस कर देंगे 3,000 का, तो 1,97,000 आपके अमाउंट हो जाएगी। फिर वेजेस आपके हो जाए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं 20,000 के, कैरीज इनवर्ड आपके 4,000 के होते हैं। अब इस चीज़ को ध्यान में रखना, कैरीज इनवर्ड कैरीज आउटवर्ड 2 चीज़ें होती हैं। कैरीज इनवर्ड आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वैराज जो आपके कैरीज आउटवर्ड है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो वो जो कैरीज इनवर्ड है वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आएगा, और जो आपका कैरीज आउटवर्ड है वो आपका P&L के अंदर चार्ज किया जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो आपका क्रेडिट साइड है यहाँ पे वो आ जाएगा आपके पास में, सेल्स की वैल्यू आपको दी गई है और सेल्स रिटर्न भी आपको दिया गया होगा, तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे तो नेट सेल आपके पास में आ जाएगी 2,95,000 की। उसके बाद आप क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे डायरेक्टली निकाल सकते हैं, माइनस करके जितना भी अमाउंट आया उसमें से नेट सेल को माइनस करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक आपके पास में आ जाएगा, और 50,000 का यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है। ठीक है, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसके अंदर क्या आ जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि जो बैलेंसिंग अमाउंट है 2,10,000 की आ जाएगी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला आपको पता होगा। इसके अंदर हम ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक हम लोग इसके अंदर करते हैं, तो सीधी सी बात है इसके अंदर 2,10,000 आपके पास में आ जाएगा। अब 2,10,000 आपके पास में COGS आ गया है, तो सीधी सी बात है माइनस जब हम करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास में 85,000 का आ जाएगा, और इसको हम टोटल एड ऑन करेंगे, दोनों यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट मैच होने चाहिए 3,45,000 से। अब इसी अमाउंट को जो ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट है उसको हम P&L में यूज़ करेंगे, इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे वर्किंग शीट भी आपको दी गई है, इसमें आप देख सकते हैं कैसे निकाला गया है। नेट सेल्स सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न से निकलेगा, और नेट परचेजेज आपके परचेज माइनस परचेज रिटर्न से निकलेगा। COGS आपके ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेज वेजेस प्लस कैरीज इनवर्ड से माइनस क्लोजिंग स्टॉक से निकलेगा, और ग्रॉस प्रॉफिट आपका नेट सेल्स माइनस COGS से निकल जाएगा। सिंपल सी कैलकुलेशन है। उसके बाद अगर हम लोग देखें P&L की तरफ, तो P&L में आपका ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ पे कैरी डाउन किया जाएगा, ब्रॉड फॉरवर्ड किया जाएगा, और आप देखेंगे यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आ गया है 85,000 का। अब जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो सारे माइनस होंगे। जैसे सैलरीड है, सैलरी आपका 30,000 था, और 2,000 आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन के रूप में आउटस्टैंडिंग दिखाया गया था, तो दोनों हम इसके अंदर माइनस कर देंगे दोनों को, तो आपका 32,000 यहाँ पे बन जाएगा। ओके, रेंट की बात आएगी, रेंट आपका 12,000 है, इंश्योरेंस आपका यहाँ पे हो जाएगा 3,000, और बेड डेट आपके यहाँ पे आ जाएंगे 2,000 प्लस 1,000 प्लस 2,950 माइनस 3,000। अब ये कैसे निकाला है, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था जिसके अंदर हमने बेड डेट को कैसे यहाँ पे एडजस्टमेंट करते हैं वो सारी चीज़ें हमने करी थी, जिसमें हमने देखा था कि हम लोग अगर एडिशनल आपका बेड डेट है, इसके अलावा प्रोविज़न क्रिएट करना है, तो वो सारी चीज़ें अप्लाई करके यहाँ पे आपको 2,950 की अमाउंट आएगी। सेम क्वेश्चन है जो हमने थोड़ी देर पहले कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस किया था।
उसके बाद डेप्रीसिएशन है 10% आपको पता है यहाँ पे चार्ज करना था, तो 80,000 की जो मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी, उसका 10% आपके 8,000 रुपीज़ आ जाएगा। और टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके पास में आ गए हैं 57,950। और ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर हम इसको माइनस कर दें टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को, तो आपके पास में आ जाएगा 27,050 आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट आपको पता है यहाँ पे है, ये देखेंगे आप 85,000 का, इसमें से 57,950 यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तो 27,050 रुपीज़ आपके पास में नेट प्रॉफिट आ जाएगा। इसको कैरी डाउन कर लिया जाएगा। टोटल दोनों पक्षों में आपको देखेंगे, दोनों पार्ट आपके मैच करेंगे 85,000 से डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में। फिर बैलेंस शीट आती है आपकी लास्ट में। बैलेंस शीट में आप देखेंगे यहाँ पे, और कैपिटल अकाउंट है, यहाँ पे कुछ भी अमाउंट नहीं है फिलहाल के लिए, कैपिटल अकाउंट में नील हो जाएगा। ओपनिंग बैलेंस देखेंगे 1,50,000 दिया गया है ऊपर, और साथ में हम इसके अंदर ड्राइंग है, ड्राइंग को माइनस करेंगे। एडिशनल नोटशीट में आप देखेंगे ड्राइंग यहाँ पे एडजस्टमेंट के लिए दी गई है, तो ड्राइंग जब भी हो गई आपके ओपनिंग बैलेंस में से उसको माइनस किया जाएगा। और अगर प्रॉफिट है तो उसको ऐड ऑन किया जाएगा, और अगर लॉस है तो उसको माइनस किया जाएगा। तो नेट प्रॉफिट आपके पास में है तो ऐड ऑन कर लिया 2750। क्लोजिंग कैपिटल आपके पास में आ गई है 1,67,050 रुपीज़ का। उसके बाद क्रेडिटर्स इसके अंदर जाएंगे। क्रेडिटर्स दिए गए हैं ऊपर 40,000 की, और साथ में आउटस्टैंडिंग सैलरी है 2,000 की, जो कि आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दी गई थी। ठीक है, उसके बाद हम क्रेडिट पक्ष में यहाँ पे एसेट फॉर्म में जाते हैं। एसेट वाले पार्ट में जाएंगे तो एसेट में आपको देखने को मिलेगा प्लांट एंड मशीनरी है 80,000 का, 8,000 इसके अंदर डेप्रिसिएशन चार्ज किया हमने, तो 72,000 की यहाँ पे नेट एसेट आपके पास में बची है। क्लोजिंग स्टॉक आपके पास में 50,000 का है। और फिर नीचे आते हैं तो डेटर आपके पास में 60,000 माइनस कर देंगे इसमें से बैड डेट, तो आपके 1,000 है, 59,000 बन जाएंगे। और इसमें से हम लोग प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट को भी माइनस करेंगे, तो आपके पास में 56,050 अमाउंट यहाँ पे बनेगी। बैंक बैलेंस आपके पास में 20,000 का है, कैश इन हैंड 8,000 का है, और इसके अलावा प्रीपेड इंश्योरेंस आपके 3,000 का है। आपको पता होना चाहिए प्रीपेड इंश्योरेंस भी आपके पास में करंट एसेट के फॉर्म में होते हैं। तो टोटल एसेट आपके पास में, टोटल एसेट और टोटल लाइबिलिटी आपके यहाँ पे मैच करनी चाहिए। ये दोनों यहाँ पे मैच कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जब भी हम बात करते हैं, ऑलवेज राइट ऑफ फर्दर बैड डेट बिफोर कंप्यूटिंग प्रोविजन। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जो फर्दर बैड डेट है उसको पहले हमको राइट ऑफ करना पड़ेगा जब भी हम एक नया प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं। ओके, फिर आती है एनपीओ की बात, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है। इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है वो सब्सक्रिप्शन का आता है। अब सब्सक्रिप्शन के अंदर अलग अलग केसेस दिए होते हैं, कोई आपका प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन है, कोई आपका करंट ईयर का है, कोई आपका एडवांस के अंदर अपकमिंग ईयर का सब्सक्रिप्शन है। तो किस तरीके से उसकी यहाँ पे हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं वो यहाँ पे आपको देखना है। यहाँ पे क्वेश्चन है रिसीव्ड ड्यूरिंग ईयर 1,20,000 का करंट ईयर के अंदर सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव हुआ है। आउटस्टैंडिंग है ये आपका, आउटस्टैंडिंग के अंदर दो अमाउंट हो गए, एक तो 8,000 आपका ओपनिंग है और क्लोजिंग है 10,000 का। अब आउटस्टैंडिंग मतलब 8,000 जो ओपनिंग है वो आउटस्टैंडिंग हुआ प्रीवियस ईयर का, लेकिन करंट ईयर के लिए, ये वाला ध्यान रखना है। ये जो 8,000 का अमाउंट है ये आपका करंट ईयर के लिए हो जाएगी, क्योंकि ये ओपनिंग है। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब ये नेक्स्ट ईयर में चला गया, क्योंकि अभी ईयर एंड तक भी ये आउटस्टैंडिंग है ना, क्योंकि क्लोजिंग हो गया तो ये आपका अपकमिंग ईयर के लिए यहाँ पे चला गया है। ऐसी एडवांस का ओपनिंग है, एडवांस आपका 5,000 है, एडवांस आपका प्रीवियस ईयर के अंदर आया यानी कि करंट ईयर का ओपनिंग है तो 5,000, क्लोजिंग हो गया तो वो अगले साल चला जाएगा। एडवांस जो मिला है अगले साल के लिए मिला है, यानी कि 6,000 आपके अगले साल के लिए मिला हुआ है। तो एक इसके अंदर क्रक्स है, उसको ध्यान में रखना है, जितने भी करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन है उसी को ऐड ऑन करना है, बाकियों को हमको माइनस कर देना है। चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो चाहे वो अपकमिंग ईयर का हो, उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं, हम सिर्फ करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन को इसके अंदर लेते हैं। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला है टिपिकल फॉर्मूला देख सकते हैं, रिसीट प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस क्लोजिंग एडवांसेस प्लस ओपनिंग एडवांसेस। अभी मैंने आपको समझाया, जितना भी आपके ओपनिंग होगा बेसिकली देखेंगे रिसीट आपकी हो रही है 1,20,000 की, और इसके अंदर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग देखिए यहाँ पे 8,000 आपका यहाँ पे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग आपके यहाँ पे 10,000 की है, तो ये प्लस हो जाएगी, क्योंकि क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का मतलब ये हुआ कि जो क्लोजिंग था प्रीवियस ईयर का, क्योंकि ये आपका आउटस्टैंडिंग है ना, तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो वो करंट ईयर के लिए हो गया। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग करंट ईयर के लिए हो गया, तो इसको ऐड ऑन करेंगे 10,000 को, और इसका जो ओपनिंग है 8,000 आउटस्टैंडिंग वाला वो नेक्स्ट ईयर में यहाँ पे चला जाएगा, तो ये 8,000 माइनस हो जाएगा। और फिर आपका 6,000 यहाँ पे माइनस होगा, क्योंकि ये क्लोजिंग है, एडवांस हम लोग क्लोजिंग कर रहे हैं, एडवांस मतलब अभी के ईयर में, ईयर के एंड में 6,000 रिमेनिंग है,
तो वो कब यूज होगा, अगले साल के लिए यूज होगा। तो 6000 अगले साल गया तो इसको हम माइनस कर देंगे, और 5000 ओपनिंग था तो अभी के लिए था, करंट ईयर के लिए, उसको प्लस कर देंगे। 1,21,000 आपके पास में नेट सब्सक्रिप्शन अमाउंट यहाँ पे आ जाती है। तो इस तरीके से आपने इसके अंदर सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करनी है। तो सिंपल सा फंडा याद रखना है, प्रीवियस ईयर अपकमिंग ईयर दोनों को छोड़ देना है, करंट ईयर के लिए जो होगा उसको आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, और थोड़ा ओपनिंग और क्लोजिंग का ध्यान आपने रखना है। तो सब्सक्रिप्शन के बाद जो बात आती है यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक फंड की भी आती है, ठीक है। तो स्पेसिफिक फंड के अंदर यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है कि ये क्या है, एक लायबिलिटी है। जैसे आपको बता दिया गया कोई स्पेसिफिक फंड के लिए आपको कहीं ना कहीं डोनेशन मिली है, तो वो डोनेशन आपके लिए लायबिलिटी बनती है, उसको उसी पे प्रयोग किया जाना है, उसको उसी के लिए यूज किया जाना है जिसके लिए आपको मिली हुई है। एक्सपेंसेस ऑफ दैट पर्पज, उसके लिए जितने भी एक्सपेंसेस होंगे डेबिट करेंगे हम लोग फंड के लिए, और इनको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं डेबिट किया जाएगा, इसको हम लोग फंड के नाम से ही डेबिट करेंगे, ठीक है। ओके, फिर आता है यहाँ पे पार्टनरशिप आप सभी ने डिटेल में पढ़ी हुई है। तो इसके अंदर भी अलग अलग केसेस आते हैं। इसके अंदर केसेस अगर हम लोग देखें तो इसके अंदर आपके एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, तो ये सारी चीज़ें आती है, डिजोल्यूशन है। तो यहाँ पे हम लोग एक इसका रिकैप लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं एडमिशन की, तो एडमिशन के अंदर आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो के फॉर्म में हम कैलकुलेशन होती है। सीधी सी बात है, इसके अंदर एक नया पार्टनर आ रहा होता है, नए पार्टनर को हम एडमिट करते हैं एक स्पेसिफिक ईयर के लिए, और वो गुडविल भी लेके आता है जनरली। तो यहाँ पे बात आती है, क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं आप, A/B का रेशियो 3:2 है, सी एडमिट होता है 1/4 ईयर के लिए। तो ओल्ड रेशियो देखेंगे क्या है आपका, 3/5 है, 2/5 आपका यहाँ पे बन जाएगा। जिसको ये नहीं पता है, ये तो बेसिक सी चीज़ है, तो इसको भी मैं समझा देता हूँ। किसी को यहाँ पे इसको निकालने में कन्फ्यूजन होता है। आपको कुछ नहीं करना है, इसके शेयर को उठाना है और आपको नीचे टोटल ऐड ऑन कर देना है, 3 और 2 5, तो 3/5 इसका जो शेयर है वो यहाँ पे बन जाएगा। ऐसे ही आपका सेकंड वाले के लिए 2/5 बन जाएगा, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। और 3/4 जो है ये आपका यहाँ पे, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे 1/4 तो आपने क्या नए वाले पार्टनर को दे दिया है, ठीक है। तो आपका रिमेनिंग कितना हुआ, 3/4 हुआ। 3/4 आप दोनों के लिए है, मतलब A और B के लिए है बचा हुआ, क्योंकि 1/4 तो नए वाले को देना है। अब इसकी कैलकुलेशन होती है, न्यू शेयर कैसे निकालते हैं हम, तो इसके अंदर देखेंगे आप जितना बचा है उससे हम लोग पुराने शेयर को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, एक बार मैं स्क्रॉल करके आपको यहीं पे दिखा देता हूँ, ये देखिए। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो A का आपका पुराना शेयर कितना था, 3/5 था, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितना, जो रिमेनिंग शेयर है उससे। रिमेनिंग शेयर कितना है, 3/4 है, तो ये आपके पास में 9/20 यहाँ पे आ जाता है। इसी तरीके से दूसरे का निकलेगा, आपका पुराना शेयर कितना था, 2/5 का था, और 2/5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, रिमेनिंग कितना शेयर था आपके पास में, ये आपके पास में था 3/4 का, तो 6/20 ये निकलता है। यही चीज़ यहाँ पे कैलकुलेट करी गई है। अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे वही चीज़ निकाला गया है, नया शेयर निकाला गया है। इसके अंदर सिंपल सा आपका मेथड है, जितने शेयर के लिए आपने नए वाले पार्टनर को अलाउ किया है उसमें से माइनस कर देंगे, 1 माइनस उतना कर दिया तो आपके पास में रिमेनिंग शेयर आ जाएगा। जो ओल्ड रेशियो है उसमें आपका रिमेनिंग शेयर में ओल्ड रेशियो के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे तो आपका न्यू शेयर यहाँ पे निकल आएगा। अब आप देखेंगे आपके पास में ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों है, तो आप क्या करेंगे, सेक्रीफाइस रेशियो इसके अंदर निकालेंगे। कैसे निकलता है सेक्रीफाइस रेशियो, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस कर देंगे। ओल्ड रेशियो आपके पास में था 12/20 माइनस 9/20, तो 3/20 यहाँ पे आ जाएगा। बी का है 8/20 माइनस 6/20, और आपके पास में आ जाएगा 2/20, तो ये आपका रेशियो बन गया 3:2 का, ठीक है। ये कैलकुलेशन आप सभी को पता होगी, जिसके अंदर हम लोग एक या तो हम इसके अंदर डिनोमिनेटर को हम इक्वल करने की कोशिश करते हैं ताकि आपके पास में एक रेशियो बन के आ जाए। अगर हम यहाँ पे इक्वल करेंगे ना, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आप सोच रहे होंगे 12/20 कैसे आ गया यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आप सोच रहे होंगे 3/5 तो था ओल्ड का रेशियो, लेकिन 12/20 कैसे निकल के आ गया, क्योंकि हमने नया जो रेशियो निकाला था ना वो 9/20 निकला है। आपका डिनोमिनेटर आप देख रहे हैं 20 का है, और जनरली हम डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे तभी हमारे पास में एक रेशियो प्रॉपर रेशियो निकल आएगा। तो हमको इसको 20 बनाना है, तो क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमने इसके डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास में 12/20 आ जाता है। तो ये मेथड अप्लाई होती है यहाँ पे। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे यही चीज़ करी गई है, और ये ऐसे करके आपके पास में ये न्यू रेशियो आपके पास में, यानी कि सेक्रीफाइस रेशियो आपके पास में निकल के आता है। और इसके अलावा अगर हम गुडविल की बात करते हैं, अगर फर्म की गुडविल मान लिया जाए 1 लाख की है, तो सी का शेयर इसके अंदर बनेगा 1/4 का, यानी कि 25,000 का। और जो गुडविल है वो उसका रेशियो
ए और बी के लिए 3:2 का बनेगा, जो हमने यहाँ पे नया रेशियो यानी कि सेक्रीफाइस रेशियो निकाला है। जो गुडविल का अमाउंट है वो सेक्रीफाइस रेशियो में यहाँ पे होगा, ये आपका 15,000 और 10,000 के फॉर्म में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आता है कैपिटल एडजस्टमेंट की बात। कैपिटल एडजस्टमेंट के अंदर क्या होती है, अगर गुडविल लेके आ रहा है सी कितना 2 लाख की, तो इसको हम कहीं ना कहीं देखिए 2 लाख का गुडविल है, कितने के लिए हमने यहाँ पे एडमिट किया है 1/4 के लिए। तो सिंपल सी बात है, टोटल आपके पास में जो कैपिटल निकल के आ जाएगी वो कितनी निकल के आ जाएगी, आप इसको क्या कर देंगे 2 × 4 यानी कि 8 लाख का आपके पास आ जाएगा। अब इसका फंडा सिंपल है ना, इसका फंडा ये है 1/4 का जब 2 लाख है तो आपका 1 का कितना हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 4 कर देंगे यानी कि 8 हो गया। तो 8 का 1/4 निकालेंगे तो वो भी आपका 2 लाख आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब न्यू कैपिटलाइज्ड आपके पास में क्या आ जाएगा, कैपिटल आपके पास में आ जाएगा 8 लाख का 9/20 निकाल देंगे, ऐसे 3,60,000 आ गया। ऐसे ही आपका 8 लाख का 6/20 निकाल देंगे, आपके पास में 2,40,000 आ गया। सी का आपका 2 लाख ऑलरेडी यहाँ पे है ही है। ठीक, तो ये आपका यहाँ पे निकल के आता है और ये इसकी एडजस्टमेंट इस तरीके से किया जाता है। अब जब भी रिटायरमेंट होता है, रिटायरमेंट की केस में आपको पता है यहाँ पे गेनिंग रेशियो होता है, क्योंकि एक पार्टनर रिटायर होकर जा रहा है तो उसका जो रेशियो है वो पुराने पार्टनर्स को यहाँ पे मिलता है, तो गेनिंग रेशियो इसके अंदर निकाला जाता है। गेनिंग रेशियो निकाला कैसे जाएगा, न्यू माइनस ओल्ड रेशियो इसके अंदर होता है। और इसके अंदर अगर हम लोग बात करते हैं पेमेंट डेफर्ड है कोई इसके अंदर, तो वो ट्रांसफ़र किया जाएगा लोन अकाउंट के अंदर, अगर आपके इंटरेस्ट एग्रीड है तो इंटरेस्ट एग्रीड फॉर्म में यहाँ पे किया गया है। तो फिर नेक्स्ट आता है आपके पास में क्वेश्चन ऐसे ही निकल के आएंगे, मैंने एक ही इसके अंदर न्यूमेरिकल डाला है, तो लेंथी वीडियो इसके अंदर बन जाएगी। ये आपका लास्ट टाइम रिवीजन के लिए एक क्रक्स मैंने यहाँ पे दे रहा हूँ। डिजोल्यूशन यहाँ पे आती है, डिजोल्यूशन के अंदर रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, आप सभी को पता है। इसको डिटेल में समझना है, इसके लिए मैंने यहाँ पे इसको डिटेल में थोड़ा सा डाला हुआ है रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। तो देखिए डिजोल्यूशन अकाउंट कैसे बनता है, ट्रांसफ़र टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें ट्रांसफ़र होंगी, कुछ चीज़ें नहीं ट्रांसफ़र होंगी। वही चीज़ें ट्रांसफ़र होंगी जिनकी रियलाइजेशन वैल्यू होगी, वो चीज़ें ट्रांसफ़र नहीं होंगी जिनकी रियलाइजेशन वैल्यू नहीं होगी। तो सिंपल सी बात है, ऑल एसेट एक्सेप्ट कैश, बैंक और फिक्टिशियस एसेट लाइक गुडविल, ये सभी चीज़ें आपकी कहाँ आउटसाइड लायबिलिटीज़ भी कहाँ ट्रांसफ़र की जाएंगी, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। कौन कौन सी चीज़ें छोड़ी जा रही हैं, इसके अंदर कैश को ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, बैंक बैलेंस ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, फिक्टिशियस एसेट जैसे गुडविल है, P&L डेबिट बैलेंस है, इसको ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। अब क्यों नहीं किया जाएगा, जो मैंने आपको अभी क्रक्स बताया कि जितने भी वैल्यू है, क्योंकि एसेट की वैल्यू रियलाइजेबल वैल्यू हम बात कर रहे हैं, तो कैश की वैल्यू को कैसे रियलाइज़ करेंगे। कैश तो आपका 50,000, तो 50,000 ही वैल्यू उसकी। अगर बैंक में आपके 1 लाख रुपया है तो 1 ही लाख रुपया तो है, उसकी रियलाइजेबल वैल्यू कैसे निकालेंगे। गुडविल है, गुडविल की कोई वैल्यू होती नहीं है, कोई फिक्स वैल्यू होती नहीं है, कैसे रियलाइज़ करेंगे उसकी वैल्यू को। दैट्स वाई ये जो चीज़ें हैं वो ट्रांसफ़र नहीं की जाती हैं, ये आपकी एडजस्ट की जाती है। ठीक है बात। तो ये बाकी की चीज़ें जितने भी एसेट हैं, बाकी इन चीज़ों को छोड़ के वो सारे आपके रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। अब रिकॉर्ड कैसे किए जाएंगे, अगर आप देखिए रिकॉर्ड सेल एंड पेमेंट की बात कर रहे हैं, तो एसेट अगर सोल्ड हो रही है तो सेल प्रोसीड रिकॉर्डेड इन रियलाइजेशन अकाउंट, सीधी सी बात है। और लाइबिलिटीज़ पेड ऑफ कर दी है तो पेमेंट रिकॉर्डेड इन रियलाइजेशन अकाउंट, जितने भी लाइबिलिटी है उनका पे ऑफ कर दिया है। उसके बाद आप फाइनल करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रियलाइजेशन, तो बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफर टू दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन दियर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके लिए कंसेप्ट है, एग्जाम के अंदर ये आपका पूछा जाएगा। यहाँ पे क्या बोला गया है, जितना भी आपका प्रॉफिट होता है या लॉस होता है उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है, किसके अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहला क्वेश्चन तो आपके पास ये बन गया। दूसरा ये बन गया कि कौन से रेशियो में किया जाएगा, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो भी होगा उस पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक है बात, ओके। उसके बाद यहाँ पे एक रूल आता है जो जनरली आप सभी ने पढ़ा होगा, गार्नर वर्सेस मुरे का जो रूल है, जनरली एग्जाम के अंदर बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा गया है। तो इसके अंदर देखिए, अगर हम बात करते हैं किसी एक पार्टनर के इंसॉल्वेंट होने की और दूसरा इसके अंदर कोई एग्रीमेंट डीड नहीं थी, तो उस केस में क्या यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है। इफ़ वन पार्टनर इज इंसॉल्वेंट कैन नॉट ब्रिंग मनी टू हिज शेयर ऑफ द लॉस डेफिशिएंसी एंड देयर इज़ नो एग्रीमेंट इन डीड, कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, क्योंकि आपको पता है ना कि डीड अगर एग्रीमेंट करना ना करना पार्टनरशिप फर्म के लिए कोई कंपलसरी नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे ये प्रोविज़न लगाया गया है। द डेफिशिएंसी इज बोर्न बाय द सॉल्वेंट पार्टनर इन द रेशियो ऑफ दियर लास्ट एग्रीड कैपिटल।
समझ गई बात को। अगर ऐसा केस आता है कि आपका कोई एक पार्टनर यहाँ पे आपका इंसॉल्वेंट हो जाता है और पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई है, तो उस केस में जो पुराने पार्टनर हैं, जो भी सॉल्वेंट पार्टनर हैं, जिनके पास भी पैसा है, वो क्या करेंगे, लास्ट एग्रीड कैपिटल, उनके पास जितनी जितनी कैपिटल थी उस रेशियो में कहीं ना कहीं उसका सॉल्वेंट पार्टनर मतलब उसकी डेफिशिएंसी जो है, जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है उसकी डेफिशिएंसी को पूरा करेंगे। समझिए बात। तो ये यहाँ पे गार्नर वर्सेस मुरे वाला रूल आपने ध्यान रखना है। ओके, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है, इसको आप देख सकते हैं। क्वेश्चन मतलब ये फैक्ट है आपके लिए। जब भी हम बात करते हैं ओनली दोज एसेट गो टू द रियलाइजेशन अकाउंट फ्रॉम विच मनी कैन एक्चुअली बी रियलाइज्ड, ये मैंने आपको डिस्कस कर लिया अभी कि जिससे मनी रियलाइज किया जा सकता है वही अकाउंट, वही चीज़ों को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। लाइक विच कैश बैंक बैलेंस आर केप्ट आउट, इसके लिए हम लोग कैश और बैंक बैलेंस को इसमें रियलाइजेशन में नहीं डालते हैं। फिक्टिशियस एसेट आर रिटन ऑफ टू दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो इसको हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करते हैं। किसको, फिक्टिशियस एसेट, जैसे हमारी गुडविल हो गई या डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल हो गया, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। ओके, नेक्स्ट आती है यहाँ पे कंपनी अकाउंट्स की बात। कंपनी अकाउंट्स के अंदर शेयर और डिवेंचर्स की बात जनरली हम लोग करते हैं। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, इसके अंदर आपको समझना आना चाहिए बस। इसको रटोगे तो आप बार बार भूल जाओगे, इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए समझते हैं थोड़ा सा। फॉर फीचर और री इशू इसके अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली जो इशू ऑफ शेयर्स है वो आप लोग कर ही लेते हैं, लेकिन फॉर फीचर वाला केस थोड़ा सा टिपिकल है, तो इसको समझाने के लिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे यही वाला एग्जांपल डाला। इसमें इशू भी आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा थोड़ा। ओके, इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10। अब आप देख पा रहे हैं 10,000 शेयर इशू किए गए हैं। 10 रुपये का एक शेयर है, लेकिन इन्होंने कॉल्ड अप किया 8 रुपये का ही। इन्होंने 10 रुपये नहीं मांगा, 10 रुपये के लिए नहीं किया, इन्होंने 8 रुपये के लिए कॉल्ड अप किया है, जिसमें एप्लीकेशन पे 3 रुपये लाना है, अलॉटमेंट में 3 रुपये पेमेंट करना है और कॉल पे 2 रुपये पेमेंट करना है। बोला है होल्डर ऑफ 1,000 शेयर फेल्स टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल, पेड ओनली एप्लीकेशन। तो यहाँ पे हुआ क्या कि जो एक शेयर होल्डर था उसने 1,000 शेयर लिए थे, ठीक है बात। तो वो क्या कर गया, डिफ़ॉल्ट कर गया, और उसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी ही वो पे कर पाया, बाकी की अलॉटमेंट और कॉल मनी वो पे नहीं कर पाया। तो इस केस में क्या एंट्री यहाँ पे बनेगी, सबसे पहले जनरल एंट्री आपको समझनी है, बहुत सिंपल सी एंट्री है। सबसे पहले फॉर फीचर पर शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा, तो कैपिटल यहाँ पे फॉर फीचर पर शेयर आ जाएगा। ये जो अमाउंट है इसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। डेबिट क्या होगा, सिर्फ कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। कितने से, 8 रुपये से। जितना कॉल्ड अप था उतने से हम कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, टोटल अमाउंट ही हो गया। क्लियर हो गई बात। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्रेडिट में क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे अलॉटमेंट पे कितना रुपया था, 3 रुपया था। कॉल पे कितना था, 2 रुपया था। अब यहाँ पे देखिए 3 और 2 रुपये तो उसने पेमेंट नहीं करा, ये तो हम सिंपल सी बात यहाँ पे अलॉटमेंट और कॉल लिखते रहे। लेकिन कितना रुपया उसने पेमेंट किया था, एप्लीकेशन वाला तो उसने कम से कम पेमेंट किया था यार, तो 3 रुपये का उसने पेमेंट किया था। तो 3 रुपये का जब उसने पेमेंट किया था तो उसके 3 रुपये को भी हम जब्त कर लेंगे, जिसको हम फॉरफिट करना कहते हैं। अरे तूने 3 ही रुपये पेमेंट किया, हमने तो 8 रुपये मांगे थे। तो बोला कि यार 3 ही रुपये पेमेंट कर पाया मैं, तो हम क्या करेंगे, 3 रुपये वापस थोड़ी ना करेंगे उसे। हम कहेंगे 8 रुपये पेमेंट करने की बात हुई थी, तुमने सिर्फ 3 रुपये वो पे किए, बाकी अलॉटमेंट और कॉल पे तो आपने पे ही नहीं किया है। तो उस केस में जो 3 रुपये आपने पेमेंट किया उसको हम फॉरफिट कर लेंगे। तो सिंपल सी बात है, वो फॉर फीचर शेयर्स के रूप में यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। तो ये आपका जनरल एंट्री बन जाएगी। सिंपल सी बात हो गई आपके अलॉटमेंट पे, कॉल पे और फॉर फीचर उतना ही होगा जितना उसने पेमेंट किया, क्योंकि आप उतना ही जब्त कर सकते हैं ना, ज़बरदस्ती बाद में और तो निकाल नहीं सकते। तो जितना उसने पेमेंट कर दिया आपको उतना आपका फॉरफिट हो जाएगा, ठीक है। अब रीइश्यू की बात यहाँ पे आती है। अब रीइश्यू में आपको ये समझना है कि जब भी रीइश्यू की बात आएगी आप उतना ही डिस्काउंट दे पाएंगे किसी भी शेयर होल्डर को, कितना, जितना आपने फॉरफिट किया हुआ है। मैक्सिमम अमाउंट आपका वही होगा। 3 रुपये फॉरफिट है ना यहाँ पे, तो 3 रुपये का मैक्सिमम डिस्काउंट दे पाएंगे आप, 3 रुपये से ऊपर डिस्काउंट नहीं दे पाएंगे। इसका भी एग्जाम के अंदर फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, रीइश्यू पे आ जाओ। यहाँ पे रीइश्यू में देखेंगे तो रीइश्यू आपका हो गया 7 रुपये पे, यानी कि 8 रुपये का था, 1 रुपये का डिस्काउंट आपने यहाँ पे दे दिया, 7 रुपये पे रीइश्यू हो गया शेयर, वही डिस्काउंट हो गया 1 रुपये का। डिस्काउंट अलाउड कितना हो गया, 1000 शेयर हैं, 1000 पे 1 रुपये के हिसाब से 1000 रुपये का डिस्काउंट दे दिया है। तो इसको हम एडजस्ट करेंगे किससे, फॉर फीचर शेयर से, क्योंकि 3 रुपये तो ऑलरेडी आपने यहाँ पे जब्त किए हैं ना, तो उससे हम एडजस्ट करेंगे। अब 2 ही रुपये आपके पास में प्रॉफिट के रूप में है, ठीक है।
तो यहाँ पे बैलेंस इन फॉरफीचर अकाउंट आपके कितना हो जाएगा, जिसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉरफीचर अकाउंट का जो बैलेंस है वो जाएगा सीधे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। कितना जाएगा, 3000 माइनस 1000 तो आपने डिस्काउंट दे दिया, 3000 का टोटल आपके पास में रिजर्व था, तो आपका 2000 रुपया कैपिटल रिजर्व अकाउंट में चला जाएगा। दोबारा एक बार और समझा देता हूँ, ये क्या हुआ कि यहाँ पे हमने क्या किया, 3 रुपये के फॉरफिट कर लिए, 1000 शेयर थे, ठीक है, 3 रुपये के हिसाब से हमने फॉरफिट किए, 3000 का शेयर फॉरफिट कर लिया। ये टोटल अभी रीइश्यू नहीं होता तो ये 3000 रुपया सीधा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में चला जाता, लेकिन यहाँ पर रीइश्यू कर दिया, 1 रुपये का आपने यहाँ पे डिस्काउंट दे दिया, 1 रुपये का 1000 के हिसाब से 1000 रुपया हो गया, तो सीधी सी बात है 1000 रुपये इसके अंदर आपने रीइश्यू पे डिस्काउंट दिया। तो इसको एडजस्ट करते हैं फॉर फीचर से, 2000 रुपये बचता है, 2000 रुपये आपके कहाँ चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। क्लियर हो गई बात। उसके बाद यहाँ पे होता देखिए, ये जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ट्रैप है, एग्जाम के अंदर जनरली ऐसे क्वेश्चन में आपसे फंसाया जाता है, गेन ऑन रीइश्यू होता है, तो इसको हम कैसे निकालते हैं, फॉरफिटेड ऑन दोज शेयर्स माइनस रीइश्यू डिस्काउंट। ये मैंने आपको समझा दिया ऑलरेडी, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो कितना गेन हुआ है मैं, 2000 रुपये का, 3000 का नहीं हुआ क्योंकि रीइश्यू वाला केस आ गया था। अब आइए यहाँ पे और समझते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन या प्रोराटा अलॉटमेंट, जिसके अंदर हम लोग कहते हैं। अब देखिए, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में ही प्रोराटा अलॉटमेंट होता है। जनरल हमने इश्यू ऑफ सीएस तो आप लोग कर लेंगे, प्रोराटा अलॉटमेंट थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको आपको एक सिंपल ट्रिक से समझना है, ठीक है। पेड कोर्स वाले सभी लोग जानते होंगे, बाकी लोगों के लिए मैं समझा रहा हूँ। एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी ऑन एक्सेस सीएस, ये आपका कहीं ना कहीं इसके अंदर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, इसको हम अलॉटमेंट या कॉल्स के अंदर कहीं ना कहीं रिफंड अमाउंट के रूप में दे देते हैं, लेकिन कुछ अमाउंट हम एक्सेप्ट करते हैं। चलिए समझते हैं। अब यहाँ पे आपके लिए सिंपल सा एग्जांपल है, कंपनी ने इश्यू किए 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 एट पार, ठीक है। एप्लीकेशन मनी आपकी 3 रुपये पर शेयर, अलॉटमेंट मनी आपकी 4 रुपये पर शेयर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपये पर शेयर, ठीक हो गया। अब इसके अंदर हम बात करें 10,000 शेयर है, लेकिन एप्लीकेशन हमें मिले हैं 15,000 के। अब हमने इश्यू करने हैं 10,000, लेकिन एप्लीकेशन आ गए 15,000 शेयर्स के। अब क्या करें, किसको कितने शेयर दें, किसके क्या पूरे के पूरे रिजेक्ट कर दें, नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता। इसके अंदर हम प्रोराटा अलॉटमेंट को यूज़ में लाते हैं। अब प्रोराटा अलॉटमेंट के लिए आपको सिंपल सी ट्रिक ध्यान में रखनी है। आपको एक रेशियो ले लेना है। आपको सबसे पहले इसके अंदर देखना है रेशियो किस का, आपको इसके अंदर सिंपल ही देखना है कि कितने शेयर आपके पास में हैं जो इसके लिए आपने एप्लीकेशन लिए थे 10,000। इसका रेशियो बनाएंगे किसके साथ, कितने एप्लीकेशन रिसीव हुए, 15,000 के। इतना काम कर लिया, बात ख़त्म हो गई। अब आप यहाँ पे 0 हटाएंगे, ये 0 हटाएंगे, तो आपके पास में 10:15 का रेशियो बन गया है। 10:15 को भी अगर हम इसके अंदर और छोटा करते हैं तो ये आपके पास में आ गया 5:3 का रेशियो, 2:3 का रेशियो आपके पास में आ गया है। तो 2:3 का रेशियो यहाँ पे आ गया। इसका मतलब ये 10,000 क्या थे, ये आपके पास में थे जो हमने इश्यू किए थे, मतलब जो हमने यहाँ पे एप्लीकेशन मांगे थे, लेकिन जो ये एप्लीकेशन रिसीव्ड एक्चुअल थे ये 15,000 है। तो सीधी सी बात है, इसके अंदर पहला वाला क्या है, जो हम जिस पे हमने एप्लीकेशन मांगे थे, लेकिन एक्चुअल एप्लीकेशन सेकंड वाला है। तो यहाँ पे जितने भी आपके 3 शेयर जिसने यहाँ पे अप्लाई किए हैं, उसको 2 ही शेयर यहाँ पे मिल पाएंगे। इसका मतलब ये है। तो ये रेशियो निकालना सिंपल सा है, आपको आ गया होगा। अब इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए, एप्लीकेशन रिसीव्ड हुए 15,000 शेयर्स के लिए, ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ 5,000 शेयर का, तो आपके 5,000 शेयर के लिए हम यहाँ पे प्रोराटा अलॉटमेंट करते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे 10,000 और 15,000 2:3 का रेशियो आ गया है। मतलब जिन्होंने 3 शेयर अप्लाई किए उससे 2 शेयर अलॉट होंगे। इसका मतलब ये है कि ये रेशियो आपका क्या है, 2:3 का रेशियो है ना। जिनने 3 के लिए अप्लाई किया उसको 2 ही हम यहाँ पे देंगे। एग्जाम्पल और समझा देता हूँ, जैसे यहाँ पे 10,000 मान लिया जाए, 500 शेयर की बात कर लेते हैं। 500 शेयर किसी ने अप्लाई किए थे, अब उसको कितना मिलेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 2:3 से, तो उसको इतने शेयर इशू किए जाएंगे। जैसे 900 शेयर किसी ने इशू अगर अप्लाई किए थे ना, तो उसको कितने किए जाएंगे, 3×3=9, यानी कि 600 उसको इशू हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर 1200 किसी ने शेयर यहाँ पे अप्लाई किए थे, उसको प्रोराटा के बेसिस पे कितना, हमारा रेशियो क्या है, 2:3 का रेशियो है, तो आपका हो जाएगा 800 उसको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, क्योंकि ये आपका 3×4=12 हो गया, आपका 4×2 आपका 800 यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रोराटा अलॉटमेंट इसके अंदर किया जाता है। इसका क्वेश्चन एग्जाम के अंदर जरूर आता है, इसको भी आपने ध्यान रखना है।
अब बात आती है यहाँ पे बोनस सीएस, स्टॉक स्प्लिट और बाईबैक की। तीनों चीज़ें सेम ही हैं इसके अंदर, तो थोड़ा थोड़ा हम इसके अंदर समझते हैं। और लास्ट में आपके लिए क्रक्स है जिसमें आपको बाईबैक वाला आपको देखने को मिलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर। देखिए बोनस सीएस की अगर हम लोग इसके अंदर बात करते हैं, बोनस शेयर क्या होता है, कंपनी गिव्स फ्री सीएस टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। इसके अंदर आपके नंबर ऑफ सीएस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे होता है बाई कन्वर्टिंग इट्स रिजर्व इनटू कैपिटल। क्या किया जाता है इसके अंदर, कंपनी के पास में जो रिजर्व है उसको कैपिटल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, जिससे आपके नंबर ऑफ सीएस इंक्रीज होते हैं, बट इसके अंदर नेटवर्थ वही रहती है। एग्जाम्पल के लिए यू हैव 100 सीएस ऑफ 10 रुपीज़ इज कंपनी इश्यूज 1 बोनस सीएस फॉर एवरी 2 सीएस। तो आपको 50 शेयर इसके अंदर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर 1 सीएस के लिए 2 शेयर यहाँ पे आपके हो, 2 सीएस के लिए 1 एक्स्ट्रा शेयर आपको मिल रहा है, तो 50 शेयर एक्स्ट्रा मिल गए। अब इसके अंदर इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ सीएस आपके बढ़ जाएंगे, सिंपल सी बात, और प्रॉफिट आपका इसके अंदर सेम रहेगा। और दूसरी चीज़ इसके अंदर अर्निंग पर शेयर आपका कम हो जाएगा, क्योंकि आपके पास में नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए हैं। जैसे आपके पास में 50 शेयर है ना, तो 50 शेयर में अर्निंग पर शेयर पहले आपकी ज़्यादा थी, अब यही आपके 100 हो गए हैं, तो आपके पास में नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए, तो सीधी सी बात है ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर आपके पास में कम हो जाएगी, और नेटवर्थ ऑफ द कंपनी आपकी इसके अंदर वही रहेगी, कोई चेंजेस इसके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि रिजर्व से वो चीज़ें करी गई हैं। अब बात आती है सेकंड स्टॉक स्प्लिट की। स्टॉक स्प्लिट के अंदर क्या होता है, कंपनी डिवाइड्स ईच शेयर इनटू स्मॉलर सीएस। इसके अंदर कंपनी क्या कर रही है, अलग अलग जो आपके सीएस हैं उनको अलग अलग भागों में बांट रही है, छोटे छोटे भागों में। एग्जाम्पल यू हैव 100 सीएस ऑफ द 10 ईच कंपनी स्प्लिट फेस वैल्यू टू 5 रुपीज़। अगर 10 रुपये का शेयर था, कंपनी ने क्या किया, 5 रुपये की फेस वैल्यू रख दी और आपके डबल कर दी शेयर, तो ये स्टॉक स्प्लिट यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं इफेक्ट की, तो नंबर ऑफ सीएस आपके बढ़ जाएंगे, सीधी सी बात इसके अंदर है, और फेस वैल्यू आपकी कम हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर आपने क्या कर दिया, इसको तोड़ दिया ना। स्प्लिट का मतलब एक तरीके से तोड़ना हो गया, 10 रुपये का था 5 रुपये का कर दिया, नंबर ऑफ शेयर डबल हो गए, पर यहाँ पे आपके पास में फेस वैल्यू पर शेयर भी कम हो जाएगी, टोटल शेयर रिमेन्स द सेम। ठीक है, ऐसे ही कंसेप्ट आता है बाईबैक के अंदर। बाईबैक के अंदर जनरली आपका अब कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स को वापस खरीद लेती है। कंपनी परचेजेज इट्स ओन शेयर फ्रॉम शेयर होल्डर एंड कैंसिल देम, फिर वो कैंसिल कर देती है। एग्जाम्पल के लिए कंपनी बाइज बैक 10 आउट ऑफ 100 शेयर्स ऑफ ईच रुपीज़ 10। अब क्या होगा, नाउ यू होल्ड 90 शेयर्स, 10 शेयर आपसे ले लिए, 100 शेयर में से 10 शेयर कंपनी ने वापस ले रही है, तो आपके पास में 90 शेयर अब यहाँ पे बचे हैं। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, शेयर कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि कम बचे ना आपके पास में शेयर। और दूसरी चीज़ इसके अंदर ईपीएस आपका इंक्रीज हो जाएगा, अर्निंग पर शेयर आपका इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर आपके पास में कम हो गए हैं, तो हर शेयर पे जो आपको अर्निंग पर शेयर हो रही है वो यहाँ पे बढ़ जाएगी। और इसके अंदर जो रूल है वो अपने बहुत ध्यान में यहाँ पे रखना है, मैक्सिमम 25% ऑफ पेड अप इक्विटी कैन बी बॉट इन ए ईयर, मतलब 25% से ज़्यादा यहाँ पे बाईबैक नहीं किए जा सकते हैं किसी कंपनी के द्वारा इन ए फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, आफ्टर बाईबैक डेट इक्विटी रेशियो शुड बी लेस देन और इक्वल 2:1। ये भी रेशियो ध्यान में रखना है, बाईबैक के बाद में डेट और इक्विटी का रेशियो 2:1 या फिर इससे कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर, तो ये दो चीज़ें आपके लिए कंसेप्चुअल हैं। तीसरा इसके अंदर और है कि आप अभी देखिए, इसको सिंपली समझेंगे तो बोनस मतलब हो गया फ्री सीएस फ्रॉम रिजर्व्स, स्प्लिट का मतलब होगा डिवाइड सीएस इनटू स्मॉलर पार्ट, और बाईबैक का मतलब होगा कंपनी टेक्स बैक द सीएस एंड कैंसिल देम। ठीक, अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए क्रक्स है। क्रक्स क्या है कि बाईबैक किस किस चीज़ से किया जा सकता है और किस किस चीज़ से नहीं किया जा सकता, कौन सा ऐसा आपका रिजर्व्स हैं। देखिए, फ्री रिजर्व से बाईबैक किया जा सकता है, जिसमें जनरल रिजर्व, पीएनएल बैलेंस, ये सारा आता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से किया जा सकता है। प्रोसीड ऑफ इश्यू ऑफ द अदर सिक्योरिटीज़, तो इससे भी किया जा सकता है, जिसके अंदर हम फ्रेश सीएस इशू कर रहे हैं, डिवेंचर्स, प्रेफरेंस सीएस, इनसे सबसे किया जा सकता है। किन से बाईबैक नहीं किया जा सकता, जैसे प्रोसीड फ्रॉम फ्रेश इशू ऑफ शेयर सम काइंड ऑफ द सीएस। ठीक है, यहाँ पे फ्रेश इशू से हम यहाँ पे बाईबैक नहीं कर सकते हैं, सॉरी मैंने ऊपर बोल देता फ्रेश इशू शायद, तो यहाँ पे फ्रेश इशू से बाईबैक नहीं हो सकता है, ये आपने ध्यान रखना है यहाँ पे। और रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व इसके अंदर है, जैसे रिवैल्यूएशन है, रिवैल्यूएशन रिजर्व है, सीआरआर है, या इसके अलावा इसके अंदर स्पेसिफिक रिजर्व्स हैं, तो वहाँ पर आपके नहीं किए जा सकते। सीक्रेट रिजर्व है, तो उन सभी से आप यहाँ पे बाईबैक नहीं कर सकते, क्योंकि वो रिजर्व आपने उस पर्टिकुलर चीज़ को टैकल करने के लिए बनाया हुआ है, तो इससे बाईबैक नहीं किया जा सकता है। और डेट इक्विटी रेशियो आपका अगर 2:1 से ऊपर जाता है तो फिर आप बाईबैक नहीं कर सकते।
ये आपने ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद बात आती है यहाँ पे जीएसटी की। जीएसटी का बेसिक आप सभी को पता है। इसके अंदर सिर्फ मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट का थोड़ा सा एग्जांपल लिया हुआ है। जीएसटी के आपको आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, ये सभी चीज़ें आपको पता है। रेट्स भी इसके अंदर अभी कुछ बदलाव हुए हैं, चेंजेस हो गए रेट्स के अंदर। तो काफ़ी आपके जो आइटम्स हैं, जैसे व्हीकल्स हैं या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, ये सारी चीज़ें आप सस्ते होंगे, क्योंकि इसके अंदर कहीं ना कहीं स्लैब्स को कम कर दिया गया है और कुछ स्लैब्स को यहाँ पर नील करने की बात भी चल रही है। तो आईटीसी फ्लो इसके अंदर जनरली आप आईटीसी के बारे में कम ही यहाँ पे आपको दिया गया जीएसटी के बारे में, तो आईटीसी मैंने इसके अंदर इंपॉर्टेंट कंसिडर किया है। देखिए सप्लायर, एक तो सप्लायर आया, आपको मान के चल रहे हैं हम लोग इसके अंदर, आप क्या हैं यहाँ पे रिटेलर हैं। तो सप्लायर से आपने माल ख़रीदा और आप रिटेलर हैं और कस्टमर को आप सेल कर रहे हैं, तो ये आपका यहाँ पे चेन बनती है। अब परचेज जैसे आपने किया यहाँ पे, ठीक है, आपने किससे, सप्लायर से परचेज किया 1 लाख का माल, आईटीसी इसके अंदर बना 18,000 का। मतलब आपने जो टैक्स पे किया है, यानी कि जीएसटी जो पे किया है, वो आपने किसको पे किया, सप्लायर को पे किया। कितना, 18,000 का। अब जो 18,000 है वो आपके लिए आईटीसी बन गया है, इनपुट टैक्स क्रेडिट बन गया है। फिर आप क्या करेंगे, सेल कर रहे हैं 1,50,000 का, तो इसके अंदर आउटपुट जीएसटी पे कर रहे हैं 27,000 का। तो सेल करने पे जो जीएसटी पे किया गया है 27,000 का, तो उसमें से माइनस कर देंगे जो आईटीसी आपके पास बचा हुआ है, तो नेट कंसिडरेबल अमाउंट आपकी 9,000 बनेगी, क्योंकि 27,000 में से 18,000 जो आईटीसी था आपके पास में, वो यहाँ पे माइनस कर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेगा, सीक्वेंस का देखने को मिलेगा। जब भी आईटीसी की बात आती है ना, आईटीसी ऐसा कोई हलवा नहीं है। आईटीसी के अंदर आपको एक सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा कि कौन कौन सी ऐसी आपकी जीएसटी के फॉर्म है, जैसे सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी है, पहले किसको सेटअप किया जाएगा, पहले कौन से टाइप के जीएसटी के आईटीसी को यहाँ पे सेटअप किया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसके अंदर आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो इसको सबसे पहले सेटअप किया जाएगा। उसके बाद नंबर आएगा सीजीएसटी और एसजीएसटी का। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा ब्लॉक्ड आईटीसी भी इसके अंदर हैं, जैसे कुछ एक्सपेंसेस हैं, पर्सनल कार हो गया, पर्सनल क्लब हो गया, बिल्स हो गए, इन चीज़ों के लिए आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। पर्सनल चीज़ें जितनी भी हैं उनके लिए आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। ये चीज़ भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इनको ब्लॉक्ड आईटीसी यहाँ पे कहते हैं। बाकी जीएसटी के अंदर जो भी जनरल चीज़ें हैं, आपके जीएसटी कमेटी है, या फिर इसके जीएसटी का भी यहाँ पे लाइट में आया था, जीएसटी की ये क्या रेट्स हैं, इनको आप जनरली पढ़ लेंगे। तो जनरल मेरे को ये इंपॉर्टेंट लगा, मैंने आप लोगों के सामने इसको यहाँ पे डिस्कस किया। और कंटेम्प्रेरी इशू के अंदर हमने डिटेल में इसको लेक्चर आप लोगों के साथ जो पेड स्टूडेंट हैं उनके साथ शेयर किया था। अब यहाँ पे कुछ कंटेम्प्रेरी इशूज़ की बात, जनरल बात यहाँ पे की गई है। फॉरेंसिक अकाउंटिंग है, फॉरेंसिक अकाउंटिंग आपकी क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ अकाउंटिंग टू डिटेक्ट फ्रॉड है। और वर्क इज़ लाइक ए डिटेक्टिव प्लस अकाउंटेंट, दोनों चीज़ें हैं इसके अंदर। आपको फ्रॉड भी डिटेक्ट करना है, अकाउंटेंट का काम भी करना है। और इसके अलावा एविडेंस बन सकती है, जो रिपोर्ट है आपकी वो कोर्ट में एविडेंस के रूप में भी यहाँ पे यूज़ में लाई जा सकती है। इसके अलावा यहाँ पे न्यू सिनेरियो और क्या है, इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग है, एचआरए है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है। दीज आर एक्स्ट्रा रिपोर्ट नॉट कंपलसरी अर्लियर, तो ये पहले कंपलसरी नहीं हुआ करते थे, ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री रिपोर्ट होती हैं। इन्वायरमेंटल के अंदर कहीं ना कहीं आप पोल्यूशन कितना कंट्रोल हो रहा है, ग्रीन प्रोजेक्ट्स कितने यहाँ पे लगाए गए हैं। एचआरए के अंदर आपकी वैल्यू ऑफ एम्प्लॉय को देखा जाता है, जैसे ट्रेनिंग कॉस्ट हो गए, स्किल्स हो गए, एक्सेट्रा। और इसके अलावा सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग को कहीं ना कहीं कंसिडर किया जाता है। फिर बात आती है यहाँ पे इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। इन्फ्लेशन के अंदर जनरली हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट की बात करते हैं। नॉर्मल अकाउंटिंग यूजेज हिस्टोरिकल कॉस्ट, ओल्ड प्राइसेस की बात होती है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है यहाँ पे, क्योंकि ओल्ड प्राइसेस इज़ नॉट इक्वल टू टुडेज प्राइस। जब हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं तो सीधी सी बात है, हम लोग पुराने जो प्राइस है उसको देख के चलते हैं, जबकि इन प्रैक्टिकल अगर आप देखें तो ओल्ड प्राइसेस और आज के प्राइसेस में बहुत ज़्यादा अंतर आपको देखने को मिलता है। अब इसके अंदर दो मेथड का फॉलो किया जाता है, सीपीपी मेथड और सीसीए मेथड, करंट परचेजिंग पावर और करंट कॉस्ट अकाउंटिंग। करंट परचेजिंग पावर क्या है, एडजस्ट करने के लिए जनरल इन्फ्लेशन को, और साथ में जो करंट कॉस्ट अकाउंटिंग है वो रिकॉर्ड करता है आपके 2 डेज रिप्लेसमेंट कॉस्ट। आज की जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है किसी भी एसेट की, वो यहाँ पे क्या रहने वाली है, इसको यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट जो चीज़ है यहाँ पे ये है आपका डिजिटल या फिर क्लाउड ब्लॉकचेनिंग। इसको अकाउंटिंग इसके अंदर एक नया, ये आपका एक तरीके से आप कह सकते हैं नई तरह की अकाउंटिंग इसके अंदर होती है। इसके अंदर टैग का यूज किया जाता है अकाउंट के अंदर। क्लाउड का मतलब होता है एनी टाइम एनीवेयर एक्सेस, आप सभी को पता होना चाहिए। ब्लॉकचेन का मतलब होता है टेम्पर प्रूफ लेजर, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, रियल टाइम ऑडिट इसके अंदर होता है। जनरली ब्लॉकचेन आपके जो बिटकॉइंस जितने भी हैं आपके वहाँ पे यूज किया जा सकता है। और
इसके अलावा ये स्पीड और एक्यूरेसी और सिक्योरिटी के मामले में यहाँ पे इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग होती है। ओके, अब कुछ चीज़ें यहाँ पे आपके पास मैं कंसाइज करता हूँ। अभी तक सब चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आफ्टर राइटिंग ऑफ द फर्दर बेड डेट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। दूसरा BRS है, ये आपके इसके डायरेक्शन को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आपके स्टार्ट हो रहा है CB से, कैश बुक के बैलेंस से, या फिर आपके पासबुक के बैलेंस से, इसको आपको समझना है। फॉर फीचर है रीइश्यू को हमने यहाँ पे समझा है, कैपिटल रिजर्व इक्वल टू होता है फॉर फीचर ऑन द रीइश्यू ऑफ CS माइनस डिस्काउंट ऑन द रीइश्यू, अभी हमने प्रैक्टिकल समझा। NPO सब्सक्रिप्शन फॉर्मूला इज द आउटस्टैंडिंग एंड एडवांसेस ओपनिंग क्लोजिंग एग्जैक्टली वंस ईच, इसको भी हमने समझ लिया कि कहाँ पे आपके ओपनिंग किस चीज़ का, आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग या फिर एडवांसेस का ओपनिंग, आउटस्टैंडिंग का क्लोजिंग या फिर एडवांसेस का क्लोजिंग, तो कौन सी चीज़ प्लस होगी कौन सी माइनस होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेप्रिसिएशन जो चेंज होगा एस्टिमेट में वो प्रस्पेक्टिव होगा, ये मैंने आपको बता दिया है। जितना भी डेप्रिसिएशन के अंदर चेंजेस होंगे वो प्रीवियस के लिए नहीं बल्कि अपकमिंग ईयर्स के लिए अप्लाई होंगे, तो इसको प्रस्पेक्टिव कहते हैं। इसके अलावा डिसोल्यूशन के अंदर रियलाइजेशन अकाउंट रूट इसके अंदर होता है। गार्नर वर्सेस मोरे का रूल आपको बता दिया मैंने, और जहाँ भी आपके पास में एग्रीमेंट कुछ भी नहीं होता है इंस्टॉलमेंट पार्टनर के लिए, ठीक है बात। तो ये सारा सब कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस किया है अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करी है, हर एक टॉपिक को मैंने यहाँ पे आपके लिए कंसाइज किया है। तो ये था आपके लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट। बाकी जो हमारे पेड स्टूडेंट जितने भी हैं उन लोगों को MCQ के थ्रू भी मैंने रिविज़न यहाँ पर करवा दिया है। हर एक जो यूनिट है, हर एक जो पार्ट है उसका अलग अलग 100 MCQs में मैंने आप लोगों को रिवीजन के तौर पे यहाँ पे करवा दिए हैं। इसके अलावा इस वीडियो को आप लोग देखेंगे तो आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे, तो लास्ट टाइम पे आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, और इसके अलावा और अगर आप लोगों को यूनिट्स की रिवीजन वीडियो इसी तरीके से चाहिए तो कॉमेंट कर सकते हैं नीचे, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।